स्वागत है आपका दूसरे लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं वीपीएस की। हमने पहले लेक्चर में बात की थी लिनक्स मशीन के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी बात को आगे ले जाएंगे और कैसे आप एक सर्वर पे ये सब चीजें कर सकते हैं। हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं उसको हम लोकल मशीन पे चलाते हैं, जैसे कि नोड एप्लीकेशन हो गई या तो पाइथन एप्लीकेशन हो गई, पीएचपी हो गया। ठीक है, पीएचपी अगर चलाना है तो हम लैंप इंस्टॉल करके उसमें चलाते हैं। लेकिन सब हम क्या चलाते हैं, हम लोकल मशीन पे चलाते हैं। लोकल मशीन से मेरा मतलब है आपके सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन पड़ी हुई है, ठीक है, वो लैपटॉप हो सकता है आपका या आपका पीसी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे लोकल मशीन। लोकल मशीन मतलब जो इंटरनेट पे नहीं है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है लेकिन वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। उसको भी इंटरनेट पे अवेलेबल कराने के तरीके हैं, बट उस पर बात नहीं करेंगे अभी। तो हमारी जो लोकल मशीन है, लोकल मशीन पे रन होते हुए कोड को हम वर्चुअल मशीन पे भी रन करते हैं। और ये वर्चुअल मशीन क्या होती है? इंटरनेट पे चलती हुई कोई मशीन। इसी के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। आपको आज भी अपने पेन पेपर लेके बैठने हैं और बीच में कोई भी कमांड आएगी, बहुत सारी कमांड आज भी आएगी, ठीक है, और कहीं पे भी कोई पॉइंट देखे आपको लिख लेना है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो टर्म है ना वीपीएस, ठीक है, इसको मैं वीपीएस बोल रहा हूँ। क्लाउड के बेस में इसको बहुत अलग अलग टर्म से डिफाइन किया जाता है। इसको सिर्फ क्लाउड इंस्टेंस बोलते हैं, क्लाउड मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर अलग अलग नाम देते हैं। आफ्टर ऑल ये वीपीएस ही है, ठीक है। वीपीएस जो टर्म है वो क्लाउड प्रोवाइडर ने नहीं बनाया हुआ है। पहले क्या होता था कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते थे या डेटा सेंटर वाले होते थे, ठीक है, वो होस्टिंग के लिए आपको एक पूरी पूरी मशीन दे देते थे। अब वो मशीन आपके घर पे पहुंचाएंगे नहीं, और सीपीयू वगैरह आपके घर पे नहीं आएगा, वो उनके सर्वर पे पड़ा हुआ है, वो आपको सिर्फ रिमोट एक्सेस देते हैं। तो ये ऐसा हो गया कि उनके पास हार्ड डिस्क स्टोरेज बहुत सारे पड़े हैं, उनमें से वो थोड़ा सा पार्ट आपको देंगे और आप उस पर अपनी जो भी एप्लीकेशन चलानी है वो चला सकते हैं। उनके पार्ट की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि जो डेटा सेंटर वाले हैं उन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन है। जैसे कि एक मशीन है जो इंटरनेट पे चल रही है, एक वेबसाइट है मान लो जिसको इंटरनेट पे चलना है, उसको 24 घंटे चलते रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दिन में बंद है वेबसाइट, रात को चालू है, या तो रात को बंद है दिन में चालू है। उसको 24 घंटे चलना पड़ेगा। आपके घर वाली मशीन पे अगर हमने कोई वेबसाइट चला दी और उसको इंटरनेट पे लगा दिया, प्रॉब्लम क्या आएगी? इलेक्ट्रिसिटी चली गई, क्या करोगे? आपको घर पे इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट चला गया, क्या करोगे? बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं हाउस होल्ड में या छोटे से स्पेस में। डेटा सेंटर वाले उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उन सब प्रॉब्लम्स का उनके पास बैकअप होता है और उसके बाद उनके पास बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो हमें उनका छोटा सा पार्ट दे देते हैं, जिससे क्या होता है हमें बाकी सब चीजों की जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास एक मशीन अवेलेबल हो जाती है जो 24 घंटे चलेगी। यही होता है वर्चुअल प्राइवेट मशीन। देखो ये तीनों वर्ड है। पहली वर्ड है वर्चुअल, मतलब मशीन फिजिकल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ना ये हो सकता है कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, उसकी पूरी रैक लगा हुआ है, मेमोरीज का पूरा रैक लगा हुआ है, सीपीयू का पूरा रैक लगा हुआ है। हो सकता है डेटा सेंटर्स के पास बहुत सारे सीपीयू या तो 10 सीपीयू हो टोटल, उनमें से वो 100 अलग अलग लोगों को 100 अलग अलग वर्चुअल मशीन दे सकते हैं, भले ही फिजिकली वो 10 सीपीयू ही हो, ठीक है। ये हो सकता है, इसको कहेंगे हम वर्चुअल मशीन। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब आपको जो स्पेस दिया जाएगा ना सर्वर पे वो सिर्फ आपका होगा, उसको कोई और इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सिक्योर स्पेस होगा वो आप अपने यूजर नेम पासवर्ड या तो फिर जो आपकी प्राइवेट की आपको दे दी जाएगी, आपकी आप बनाते हैं एक्चुअली वो खुद, तो वो प्राइवेट की से एक्सेस कर पाओगे या तो यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस कर पाओगे। उसी की उसकी एक्सेस किसी और को नहीं होगी, तो वो आपके लिए प्राइवेट होगा। सर्वर, ठीक है, उसको सर्वर बोलते हैं क्योंकि इंटरनेट पे जो मशीन रन होती है ना उसको नॉर्मली सर्वर बोल दिया जाता है। या तो नॉर्मली जो एक एप्लीकेशन होती है जो सर्व करने का काम करती है, तो वेब एप्लीकेशन होती है उसको भी वेब सर्वर कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, एक मशीन जो कि इंटरनेट पे लगी हुई है उसको हम कहेंगे वीपीएस। अब देखो इंटरनेट कैसे बनता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत सारी चीजें, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये एक दूसरा नेटवर्क है, ये एक तीसरा नेटवर्क है, ये एक चौथा नेटवर्क है।
ये एक और नेटवर्क है। अब नेटवर्क क्या होता है, कैसे होता है ना, अगर आप एक सिटी की बात कर लें तो सिटी में हर एक फैमिली ना एक नेटवर्क मानी जा सकती है। जैसे मेरी फैमिली है तो उसमें 5 लोग हैं, तो हम 5 लोग का एक नेटवर्क है जो साथ में रह रहे हैं, साथ में हम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। अगर मैं कुछ चीज लेके आऊंगा तो वो मैं अपने नेटवर्क के साथ शेयर करूंगा, अपने जो फैमिली है उसके साथ शेयर करूंगा, या तो फैमिली का जो हेड होता है वो कंट्रोल करेगा सारे फैमिली मेंबर्स को। नेटवर्क कुछ ऐसा ही काम करता है। ये जो फैमिली है वो इंसानों का नेटवर्क है, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनको हम वायर से जोड़ें, वायरलेस जोड़ें, या कैसे भी कनेक्शन बना के उनका एक नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्क का मतलब, अब वो एक दूसरे के साथ कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अब एक पीसी के पास अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको दूसरे पीसी तक ले जाना आसान हो गया है। तो स्टार्टिंग में हमने ये छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे कि एक सिटी है मान लो, ठीक है, तो सिटी में बहुत सारे ऑफिसेस हैं, तो अलग अलग ऑफिसेस के नेटवर्क बनते गए। फिर ना हमने क्या किया, इन सारे नेटवर्क्स को भी एक साथ जोड़ दिया। जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स थे उनको एक साथ जोड़ दिया हमने। अब क्या हुआ ना, अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे के रिसोर्स को हैंडल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों को जोड़ा है हमने, तो एक टॉप कोई प्रायोरिटी होगी, एक टॉप लेवल कोई होगा जो इन सबको मैनेज करेगा। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा हमने कुछ बनाया कि सारे नेटवर्क एक साथ जुड़ जाएं, और नेटवर्क में जो भी पीसी है या तो जो भी एक मेंबर है फैमिली का, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का रास्ता बन जाए। और जब हमने पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को ऐसे जोड़ दिया तो हमने उसको बोला इंटरनेट। इंटरनेट कुछ और नहीं है, पूरी दुनिया का जुड़ा हुआ एक नेटवर्क है। जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली इस शहर में रहती है, और वो किससे जुड़ी हुई है, वो सरकार से जुड़ी हुई है, ठीक है। सरकार को अगर हमारी फैमिली को कोई फायदा पहुंचाना है तो वो मतलब एक हायरार्की के थ्रू आएगी, लेकिन हम आपस में फैमिली एक नेटवर्क है, और ये सारी फैमिलीज सिटी का नेटवर्क, सिटी के नेटवर्क के अंदर आती हैं, और ये पूरी सिटीज के नेटवर्क एक स्टेट के नेटवर्क्स के अंदर आते हैं, और फिर वो एक कंट्री के नेटवर्क के अंदर आते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स मिला के थोड़े बड़े ग्रुप बनते हैं, बड़े से बड़े ग्रुप बनते हैं, और जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, उसके कारण सारे ग्रुप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई रास्ता होता है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से बात करने का, या तो रिसोर्स शेयर करने का। मेनली नेटवर्क्स का काम है रिसोर्स शेयरिंग। जो भी अवेलेबल रिसोर्स ही हैं, जो भी अवेलेबल चीजें हैं अपने पास, उसको शेयर किया जा सके। जैसे पीसी के कंटेक्स में देखा जाए तो जो लोकल नेटवर्क होता है ना, वहां पे प्रिंटर शेयर होता है। कहीं से भी मैं प्रिंट करूँ ना, वो प्रिंटर वहां प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिंटर एक नेटवर्क में है। या वो ऐसा हो सकता है हम एक पीसी रखें जिस पे बहुत सारा स्टोरेज रख सकते हैं, है ना। होता है नॉर्मली किसी ऑफिस में एक जो पीसी होता है ना, वो फाइल स्टोरेज के लिए होता है। सारे पीसी वहां पे कुछ स्टोर कर सकते हैं, कुछ रिट्रीव कर सकते हैं। अगर एक फाइल सबको शेयर करनी है तो एक उस पीसी में रख दी जाती है। और जब ये नेटवर्क जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट बनने के कारण क्या हुआ, हर पीसी को ना एक आईपी मिल गया। एक तो चीज ये होती है, देखो क्या, जो नॉर्मल जो लोकल नेटवर्क होता है ना, उसकी एक आईपी होती है। जैसे फैमिली है तो फैमिली में हमारा कुछ नाम होगा, कुछ आइडेंटिटी हमारी होगी, ठीक है। फैमिली मेंबर अगर हमें बुलाएंगे तो सिर्फ अपने नाम से बुलाएंगे। लेकिन अगर सिटी, मान लो एक बड़ा नेटवर्क है, सिटी है, उसको हमें बुलाना है, उसको हमारी आइडेंटिटी करनी है, तो उसको थोड़ा बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा, मतलब उसको थोड़ा एक स्पेसिफिकेशन ज्यादा चाहिए होगा। तो वो क्या कहेंगे, फैमिली नंबर 36 के अंदर ये वाला जो बंदा है उसकी बात कर रहे हैं हम, या तो वो सीधा फैमिली को टारगेट करेंगे, फिर फैमिली का हेड अपने रिसोर्सेज शेयर कर देगा। तो वैसे ही इंटरनेट के साथ भी होता है। इंटरनेट के अंदर जो आईएसपीज होते हैं ना, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो वो आपको एक आईपी असाइन किया जाता है। तो वैसे ही जो डेटा सेंटर में मशीन लगी हुई हैं उनको भी क्या, आईपी असाइन होता है उनको। आईपी मतलब एक एड्रेस है, या फिर एक मशीन का नाम मान लो, ठीक है। लेकिन आईपी क्या होता है, पर्टिकुलर जो नेटवर्क है ना उसके रिगार्डिंग होता है। अगर मेरा पीसी 4 अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है तो मेरे पास 4 अलग अलग आईपी होंगे। सेम ही पीसी के 4 आईपी हो सकते हैं, और एक आईपी जो हर पीसी का होता ही होता है, ठीक है। वो कौन सा आईपी होता है, 127.0.0.1। ये जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, लोकल पीसी का होता है, ठीक है। मतलब
मेरा पीसी अपने नेटवर्क में तो है ही, अगर एक पीसी किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तब भी वो खुद के नेटवर्क से कनेक्टेड है और उसमें उसको ये वाला आईपी मिला रहता है और उसको लोकल होस्ट का डोमेन भी मिला रहता है। ये एक डोमेन है, भले डॉट कॉम या डॉट कुछ नहीं लगाओ, लेकिन ये तब भी एक डोमेन कह सकते हैं इसको। डोमेन से ज्यादा उसको बोलते हैं होस्ट नेम। हमने बात कर ली, नेटवर्क होते हैं, हर पर्टिकुलर नेटवर्क के हिसाब से एक आईपी दिया जाता है एक मशीन तक पहुंचने के लिए, एक मशीन को एड्रेस देने के लिए। तो वैसे ही जब हम वीपीएस बनाते हैं, वीपीएस को एक आईपी दिया जाता है जिससे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे भाई वीपीएस ठीक है क्लाउड प्रोवाइडर देते हैं तो हमें क्या उनसे वीपीएस लेना कैसे है। तो पहले ये चीज करते थे होस्टिंग प्रोवाइडर्स। ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर जैसे गोडेडी हो गया, होस्टिंजर हो गया, ये तो अभी अभी नए नए हैं। उससे पहले बहुत सारे थे, नेटवर्क सॉल्यूशंस। देखो वो बदलते रहते हैं वेंडर्स, आज मार्केट में कोई चल रहा है कल कोई और चल सकता है। तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स थे पहले वो देते थे वीपीएस। और वो कैसे वीपीएस देते थे, स्टार्टिंग में उन लोगों ने ऐसे मेटल मतलब हार्डवेयर को ही रिमोट एक्सेस देना चालू किया। फिर उन लोगों ने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसमें वो वर्चुअल पीसेस दे सकते थे, होस्टिंग प्रोवाइडर देने लगे। फिर ये क्लाउड वाला एरा चालू हुआ जहां पे गूगल क्लाउड, एडब्ल्यूएस, ठीक है, ये सब प्लेयर्स आए और इन लोगों ने ना वीपीएस इजी कर दिए। ठीक है, वो वीपीएस को कुछ अलग बोलने लगे, वो उनको क्लाउड इंस्टेंस बोलने लगे, क्लाउड मशीन बोलने लगे, अलग अलग नाम देने लगे, लेकिन तब भी वो ऑलमोस्ट वीपीएस जैसा ही देते हैं। उन दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंस होते हैं लेकिन फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। हम्म? जो एडब्ल्यूएस और ये गूगल जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो आपको वीपीएस का थोड़ा ज्यादा कंट्रोल देते हैं। ठीक है, और वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो वीपीएस होते हैं वो होस्टिंग के प्लान की तरह होते हैं, वहां पे आपको ईयरली खरीदना होता है या तो मंथली उसके लिए पे करना होता है। और क्लाउड प्रोवाइडर आपको आवरली के रेट में दे देते हैं। हम्म? लेकिन दोनों ही देते हैं वीपीएस। तो आपको कोई भी वीपीएस लेना है वो आप ले सकते हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से। अलग अलग रेंज के वीपीएस की अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है। जैसे 2 GB रैम वाला वीपीएस है उसकी कुछ अलग प्राइसिंग हो सकती है, 16 GB रैम वाले वीपीएस की अलग प्राइसिंग हो सकती है। आप कितना कंप्यूट पावर यूज कर रहे हो, कितनी मेमोरी यूज करना चाहते हो, इस पे डिसाइड होगा कि आपके पीसी की या आपके वीपीएस की प्राइस क्या रहेगी। हमने यहाँ पे इस कोर्स के लिए डिजिटल ओशन और एडब्ल्यूएस को उठाया है। डिजिटल ओशन इसलिए लिया हम क्योंकि डिजिटल ओशन में वीपीएस बनाना इजी है, वो थोड़ा एक इजी इंटरफेस देता है वीपीएस वगैरह क्रिएट करने के लिए। एडब्ल्यूएस डिटेल्ड आर्किटेक्चर, वहां पे एक वीपीएस बनाने के लिए मतलब चलो मतलब एडब्ल्यूएस में वीपीएस बनाने की प्रोसेस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स बीच में हमें दिख जाते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो भी नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए डिजिटल ओशन इजी रहता है, तो हमने डिजिटल ओशन लिया है और एडब्ल्यूएस पे भी हम काम करेंगे। बाकी जो रहेगा गूगल क्लाउड हो गया या फिर दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर हो गए, वहां पे भी वीपीएस जैसी चीजें, उनको कुछ और नाम से दिया जाता हो लेकिन वीपीएस मिलते हैं। और उन वीपीएस को एक्सेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनको अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल ओशन पे एक वीपीएस रजिस्टर करके कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उससे। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए ना हम चले जाते हैं डिजिटल ओशन के डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये मेरा डिजिटल ओशन अकाउंट है। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपको डिजिटल ओशन रजिस्टर करना है। और आपको रजिस्टर करते में जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको यहाँ पे ना 200 का क्रेडिट मिलेगा। मतलब ऐसा इनिशियल आपको जब पहला अकाउंट बनाते हो तो आपको ये मिलता है। मैंने किसी और के नाम से फिर से अकाउंट रजिस्टर किया था क्या, ताकि आपको सेम एक्सपीरियंस मिल पाए। और वो 60 डेज के लिए होता है, 60 डेज में आपका ये 200 रुपये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वहां पे रजिस्टर किया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी यहाँ पे कोई मशीन बनाते हो, अगर टेस्टिंग के लिए बना रहे हो तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर लो ठीक से, वरना उसके चार्जेस बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही 60 दिन हो जाएंगे या फिर ये आपके 200 रुपये 200 जो डॉलर हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके रियल पैसे कटने चालू हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिजिटल ओशन में ये बिलिंग का पेज हमेशा देखते रहो। ठीक है, इस बिलिंग के पेज में आपको डिटेल मिल जाएगी भाई आपका कितना यूसेस है, कब कब यूज हुआ है, कितना आपको पेमेंट आने वाला है, वरना हो सकता है आपके चार्जेस कट जाए। तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है।
देखो यहाँ पे ना मेरा दिख रहा है टोटल यूसेस मेरे 0.01 है, क्योंकि कल मैंने एक मशीन बनाया हुआ था, तो उसके वो आवरली बेस पे ले लेते हैं पैसे। चलिए, अब देखो डिजिटल ओशन में रजिस्टर करके लॉगिन कर देना है आपको। रजिस्टर करने के बीच में आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वेरीफाई करना होता है। आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड में से कुछ पैसे कटे होंगे, ठीक है। अगर वो कटते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वापस आ जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, चलिए, देखो यहाँ पे डैशबोर्ड में ना बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है, जैसे एप्स, ड्रॉपलेट फंक्शन, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की क्लाउड सर्विसेज। तो हमें एक ही सर्विस में फिलहाल इंटरेस्ट है, वो क्या है, ड्रॉपलेट्स। डिजिटल ओशन वीपीएस को क्या बोलता है, ड्रॉपलेट। एडब्ल्यूएस इनको बोलता है इंस्टेंस, EC2, अलग अलग नाम सब देते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि $4 पर मंथ से इनके ड्रॉपलेट स्टार्ट होती हैं। मतलब आपको एक वीपीएस मिल सकता है $4 पर मंथ के प्राइस में, स्टार्टिंग वहां से हो रही है। तो हमें करना है क्रिएट ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट वो कहाँ से कर सकते हैं, वो ऊपर से भी कर सकते हैं, ड्रॉपलेट में जाके वहां से भी कर सकते हैं। फिर आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे सबसे पहली चीज है रीजन। क्लाउड प्रोवाइडर आपको ये चीज हमेशा देंगे। रीजन क्या है आपका, रीजन मतलब कौन से एरिया में अपना सर्वर चाहते हो। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा सर्वर तो है ही इंटरनेट पे, किसी भी एरिया में डाल दो। जैसे आप न्यूयॉर्क में मेरा सर्वर डिप्लॉय करूं या तो मैं बेंगलोर में करूं, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ जो सर्वर है ना, उसके और इंडिया के बीच में डिस्टेंस बहुत है, ठीक है। उसके बीच में वायर्स आते हो, सैटेलाइट आता हो या जो भी आता, न्यूयॉर्क से इंडिया के बीच का जो इंटरनेट कनेक्शन की जो लेटेंसी होती है, लेटेंसी मतलब उसके बीच का कनेक्शन करने का जो टाइम होता है, उसको लेटेंसी बोलते हैं, कि यहां से वहां डेटा पहुंचने का टाइम, वो मुंबई से बेंगलोर से ज्यादा ही होगा, ठीक है। जो फिजिकली एरिया पास पास हैं वहां पे लेटेंसी कम होती है इंटरनेट की, और जो दूर दूर के एरिया है वहां पे लेटेंसी ज्यादा होती है। सिमिलर टू, आप एक पार्सल करोगे चीज को, या तो पोस्ट भेजोगे या तो मेल करोगे, ठीक है, फिजिकल मेल, तो नजदीक के एरिया में जल्दी पहुंचेगा, दूर के एरिया में पहुंचने में टाइम लगेगा। कैसा भी आप सैटेलाइट यूज कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये लेटेंसी टाइम रहता है सर्वर्स के बीच में। फिलहाल तो ये इंटरनेट का सच है कि लेटेंसी टाइम है। फ्यूचर में हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि लेटेंसी टाइम ना रहे। बट आपको अभी ना सर्वर ऐसा कुछ सिलेक्ट करना है जहां पे आपके कस्टमर हो। अगर मेरी एप्लीकेशन को इंडिया में ही रन होना है, बहुत ज्यादा ग्लोबली रन, मतलब बहुत बाहर से कम कस्टमर आने वाले हैं, जो मेरे वेबसाइट को एक्सेस करने वाले लोग हैं वो इंडिया में ज्यादा होने वाले हैं, तो मैं चूज करूंगा रीजन जो इंडिया हो या तो इंडिया से नजदीक का हो। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर के पास इंडिया का रीजन नहीं होता है, तो आपको आसपास का कोई भी एक रीजन सिलेक्ट करना है। रीजन मतलब एरिया, ठीक है। तो अगर मैं न्यूयॉर्क सिलेक्ट करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो फिलहाल मैं बेंगलोर सिलेक्ट करता हूँ। मैं आपको एक बार न्यूयॉर्क वगैरह सिलेक्ट करके भी दिखाऊंगा, तो एक छोटा सा ना परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको मिलेगा कि वहां पे मैसेज, वहां पे जो आपका कमांड एग्जीक्यूशन होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम बेसिकली इंटरनेट के बीच का जो लेटेंसी है उसका ही लगता है। तो फिलहाल मैं बेंगलोर सिलेक्ट करूंगा। ये हो गया पहली चीज। तो डेटा सेंटर आपको मिलेगा बेंगलोर, ठीक है। ये रीजन है, रीजन के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर हो सकते हैं, फिलहाल एक ही है तो एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। ये आपका वीपीसी नेटवर्क का नेम है, कि वो जो आपका रीजन है बेंगलोर, उसका उसमें एक अलग से नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, इमेज। आपको ओएस कौन सी लगानी है। यहाँ पे 4-5 ओएस हैं नॉर्मली, हर वेंडर के पास 4-5 ओएस होती हैं जो वो बेसिक में देते हैं, और सब में उबंटू तो होता ही होता है। तो मैं तो ये कहूंगा स्टार्टिंग में आंख बंद करके उबंटू ही सिलेक्ट करो। बाकी की ओएस की स्पेशलिटी जब तक आपको पता नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता है कि बाकी की ओएस क्यों चूज करनी है, तब तक आंख बंद करके उबंटू चूज करके आगे निकल जाओ। बाकी आपको अलग अलग इमेजेस मिलेंगी मार्केट प्लेस में, अलग अलग बहुत सारी ओएस मिलेंगी, कुछ प्राइम, कुछ ऐसे प्रीमियम ओएस मिलेंगी जिसके ज्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। देखो मार्केट प्लेस में ये क्या मिल रहा है, और चीज सी पैनल सीधा सीधा आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ये गोस्ट CMS होता है,
ठीक है, ये कुछ प्री इंस्टॉल्ड चीजें मिल रही हैं, जहां पे आपको मशीन मिलेगी उसके साथ वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल मिलेगा। तो ये चीजें हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें और होंगी। फिलहाल हम सिंपल एक उबंटू ओएस लेके निकल जाते हैं। वर्जन आपको लेटेस्ट वाला सिलेक्ट करना है, या तो कोई भी एक एलटीएस सिलेक्ट करना है, बहुत लेटेस्ट वाला नहीं, जहां आपको एलटीएस दिखे ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम्म ध्यान रखें कि आप जो वर्जन सिलेक्ट करते हो ना वो मिनिमम 6 मंथ पुराना हो। अगर वो 6 मंथ या 1 साल पुराना है तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप बिल्कुल नया नया वर्जन चूज करोगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं 20 सिलेक्ट करूँ या 22 इज ओके। अगर मैं 18 सिलेक्ट करता हूँ ना यहाँ पे, तो वो ओल्ड वर्जन हो जाएगा, ठीक है, वो आउटडेटेड हो जाएगा। लेकिन एलटीएस वाला कोई भी चूज कर ही सकते हो। अभी जो साइज आपका जो वीपीएस होने वाला है उसमें रैम और स्टोरेज कितना लगना है, अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पे। अलग अलग प्रोवाइडर्स के पास अलग अलग मतलब एडब्ल्यूएस में कैटेगरीज अलग हो सकती हैं, कहीं और पे कैटेगरीज अलग हो सकती हैं। लेकिन वो सब आपको देंगे क्या, यही है कि कितना आपको रैम मिलेगा, कितना आपको स्टोरेज मिलेगा, और कितना बैंडविड्थ बोलते हैं इसको, क्या आप 1000 GB तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, मतलब आपके जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन होगा वो 1000 GB तक रहेगा, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे शेयर्ड सीपीयू है, डेडिकेटेड सीपीयू है। शेयर्ड सीपीयू मतलब आपको वर्चुअल मशीन मिलेगी जहां पे सीपीयू 4 अलग अलग मशीनें शेयर कर सकती हैं। परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा, लेकिन कम से कम मतलब जो बहुत ही लो लेवल मशीन है ना, वो भी आपको इनफ परफॉर्मेंस देगी छोटी सी एप्लीकेशन रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेगुलर में जाता हूँ, ठीक है, ये प्रीमियम है जहां जहां पे आपको एसएसडी अच्छी वाली मिलती है। उसकी प्राइस स्टार्ट होती है $7 से। जो आपकी रेगुलर मशीन है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है $4 से। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, दिस साइज इज नॉट अवेलेबल इन डेटा सेंटर। ठीक है, बेंगलोर के अंदर ये $4 वाला पैकेज नहीं अवेलेबल है। अगर मैं न्यूयॉर्क सेलेक्ट करता हूं तो वहां पे अवेलेबल हो सकता है, देखो। ठीक है, तो अपने को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल अपने पास $200 पड़े हैं, कितने भी यूज कर लो, 60 डेज के लिए इनफ है। तो मैं प्रीमियम में ही चला जाता हूँ, सीधा $60 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 GB का मेमोरी मिलेगा, रैम 25 GB की स्टोरेज मिलेगा, मतलब हार्ड डिस्क, 1 TB का डेटा ट्रांसफर मिलेगा। ठीक है, आई थिंक इतना तो बहुत ही होता है। अब नीचे एक और चीज आती है, देखो एडिशनल स्टोरेज है, आपको लेना हो तो ले सकते हैं, वॉल्यूम अटैच अभी करना हो तो अभी कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि अब स्टोरेज बढ़ गया है, अब और स्टोरेज ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। क्लाउड जो प्रोवाइडर्स है ना, उनका यही ज्यादा फायदा होता है कि आप अपनी मशीन को कैसे भी मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। जो ट्रेडिशनल वीपीएस होते थे उनको मॉडिफाई करना बहुत ही हार्ड होता था, इसीलिए तो क्राउड क्लाउड वाले वीपीएस ज्यादा चलते हैं। चलो उसके बाद जो एक और चीज है वो है ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब आपके लिए वो उबंटू ओएस तो इंस्टॉल करेंगे, ओएस हमेशा मांगती है लॉगिन। कोई भी ओएस आपको बिना लॉगिन के आगे नहीं बढ़ने देगी। एटलीस्ट आज की डेट में तो ऐसी कोई ओएस बनती नहीं है, क्योंकि बिना लॉगिन के अगर कोई ओएस चल जाती है तो वो थोड़ी अनसिक्योर कहलाई जाएगी। क्योंकि एंड्रॉइड ओएस जो है वहां पे लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ और स्टेप्स लगा दिए जाते हैं, जैसे स्क्रीन लॉक हो गया, वो सब हो गया। ठीक है, लेकिन तब भी एक ओएस जो होती है वो आपसे लॉगिन मांगेगी ही मांगेगी। लॉगिन करने के दो तरीके होते हैं मेनली, कुछ और तरीके हो सकते हैं लेकिन मेनली दो तरीके होते हैं। सबसे पॉपुलर है एसएसएच, क्योंकि वो इजी है। आपको फिलहाल स्टार्टिंग में ना ये पासवर्ड वाला तरीका इजी लगेगा, ये पासवर्ड में झंझट नहीं है। एसएसएच में थोड़ी सी झंझट होती है, लेकिन जब आप उसको यूज करने लग जाओगे तो आपको एसएसएच ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल हम इजी तरीके से जाएंगे, क्या, पासवर्ड से। मैं पासवर्ड से उसको लॉगिन कर पाऊं। पासवर्ड में उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए, तो वो मैं बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड बना दिया है इसका, ABCD1234A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये रिकमेंडेशन जो है उनको इग्नोर करना। फिर यहाँ पे देखो आपका होस्ट नेम क्या लगाना है, मतलब आपकी मशीन को आप क्या नाम से आइडेंटिफाई करना चाहोगे। मैं इसको बोलूंगा test1। जितना छोटा नाम होगा ना आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान रहेगा, आप कैसे भी नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर डिफॉल्ट नेम रहेगा तो आपने 2-3 मशीन बनाई है, आप कंफ्यूज होने लग जाओगे कि यार ये क्या है, कौन सी मशीन कौन सी वाली है। तो इससे अच्छा है जब भी आप मशीन बनाओ
किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ बनाओ, AWS में बनाओ, डिजिटल ओशन में बनाओ, गूगल में बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, मशीन को एक नाम देना जरूरी है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, वरना आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लेना ये चीज को कि मशीन को नाम देना है और क्या क्या सेक्शंस हैं जिनका क्या मतलब होता है, वो सब नोट करते जाना। मैं इसको दूंगा टेस्ट 1। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट एक और ऊपर का लेयर है, उसको छोड़ दो। इतना हो गया। अभी क्रिएट ड्रॉपलेट। ठीक है, इसको मैं क्रिएट करूंगा तो ये क्या करेगा, क्लाउड में जाके अपने जो भी डेटा सेंटर हैं वहां पे जाके मुझे थोड़ा सा स्पेस एलोकेट करेगा। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वर्चुअल मशीन बनाने में, एलोकेट करने में, एक आध मिनट जैसा टाइम लग सकता है। ठीक है, अभी देखो टेस्ट 1 का मशीन बन रहा है। ये पूरा जो मेरा प्रोग्रेस है वो पूरा हो जाएगा, तब मेरा मशीन चल रहा चल चल जाएगा। तो मैंने बैठे बैठे एक ओएस इंस्टॉल कर दिया और एक मशीन को नेटवर्क पे रन करा दिया। एक्चुअली डिजिटल ओशन वाला है, ओएस इंस्टॉल करके मशीन को रन कर देंगे। देखो अभी ये रन हो चुका है और मुझे जो ये पहली चीज यहाँ मिल रही है ना सबसे, इसको मैं देखो फिर से ना अपने डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट पे जाके अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां पे सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। रिसोर्सेस मतलब इनमें से कोई भी चीज बनाई हो आपने वो यहाँ दिखेगी। इसमें मुझे ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, भी एक ड्रॉपलेट है मेरे पास, उसका नाम है टेस्ट 1। और ये जो चीज दिख रही है ना, ये है उसकी मेन चीज, पब्लिक आईपी। हम्म अब ये ड्रॉपलेट इंटरनेट का पार्ट है, उसके पास एक पब्लिक आईपी है जिसका यूज करके पब्लिक यानी कि मैं या तो कोई भी और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिक इसको कनेक्ट कर सकती है। इस पे एक क्लिक करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा ये और यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये आईपी है तुम्हारा IPv6। अभी तक एनेबल नहीं किया है वरना IPv6 भी मिल जाता। फिलहाल IPv6 इतना ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि दिखने में या याद रखने में थोड़ा हार्ड है। फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होगा जब IPv6 की जरूरत ज्यादा पड़ने लगेगी। फिर प्राइवेट आईपी। अब प्राइवेट आईपी का क्या मतलब है, मेरा जो मशीन है वो ऑलरेडी डेटा सेंटर के नेटवर्क का तो पार्ट है ही। ठीक है, मैंने बोला था एक मशीन बहुत सारे नेटवर्क का पार्ट हो सकता है और जितने नेटवर्क का वो पार्ट है उतने उसको आईपी मिलेंगे। तो किसी भी मशीन के पास सबसे पहला आईपी अपना लोकल का होता है 127 वाला। उसके बाद उसका जो लोकल नेटवर्क होता है उसका एक आईपी जाता है उसके पास। उसके बाद अगर वो पब्लिक नेटवर्क का पार्ट है, मतलब उसके पास पब्लिकली अवेलेबल एक आईपी है, तो वो पब्लिक आईपी भी उसका ही आईपी कहलाया जाएगा। लेकिन ये आईपी ना सिर्फ जो प्राइवेट इसके नेटवर्क होंगे, जैसे कि मैं दूसरा यहाँ पे अगर इंस्टेंस बनाता हूँ अपना सेम ही डेटा सेंटर में, तो मैं इसके प्राइवेट आईपी का यूज करके उसको कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, इसकी साइज वगैरह लिखी गई है, अगर रिसाइज करना है, रैम वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये अपना इमेज मतलब ओएस कौन सा लगाना है। ठीक है, रीजन, ये रीजन का नाम है जो कि अपना बेंगलोर हमने सिलेक्ट किया हुआ है। नेटवर्क कौन सा चूज करोगे, ठीक है, नेटवर्क के लिए डिटेल है यहाँ पे कि भाई ये वाला नेटवर्क हमने चूज किया हुआ है। और यहाँ पे नेटवर्क की कुछ ज्यादा डिटेल है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके और अंदर जाके इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मशीन तो है, नेटवर्क पे चल तो रहा है और एक उबंटू मशीन है, उसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, उसको मैं यूज कैसे करूंगा। तो जैसे क्या होता है ना, एक मान लो आपके घर पे एक पीसी पड़ा है, आपके फ्रेंड के पास एक पीसी है, आपको आपके फ्रेंड का पीसी यूज करना है, आप क्या करते हैं, टीम व्यूअर या फिर जो अपना एनीडेस्क होता है या कोई भी ऐसा रिमोट सॉफ्टवेयर है ना जिसका यूज करके आप अपने फ्रेंड के पीसी को कनेक्ट करते हैं और उस पीसी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एनीडेस्क वगैरह से क्या होता है, आपको रिमोट एक्सेस मिलती है ग्राफिकली, आपका माउस कीबोर्ड वगैरह सब वहां पे एक्सेसिबल रहता है। तो जो ऐसी बीपीएस मशीन होती है ना, वहां पे ग्राफिक्स इंटरफेस तो होता नहीं है, तब उसको एनीडेस्क या ऐसी चीज से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्या कौन सा इंटरफेस होता है, अपना क्या बोलेंगे उसको, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। और कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, शेल होता है। तो उसको एक्सेस करने का जो तरीका है वो है सिक्योर शेल। उसको कहते हैं SSH, सिक्योर शेल। इसका फुल फॉर्म ये होता है, S फॉर सिक्योर, SS फॉर शेल। सिक्योर शेल का यूज करके आप किसी भी रिमोट पीसी को एक्सेस कर सकते हैं।
फिर आपका जो करंट कमांड प्रॉम्प्ट है वहां पे रिमोट पीसी का एक्सेस आ जाएगा, फिर आप रिमोट पीसी के सेल के अंदर चले जाओगे। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए कमांड के अंदर उसका एड्रेस देना पड़ेगा हमें। तो जो पब्लिक एड्रेस है ना, इसका पब्लिक आईपी, ठीक है, इसका पब्लिक आईपी ही वो एड्रेस है जिससे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने पब्लिक आईपी को कर दिया कॉपी। SSH कमांड में सीधा इतना लिखना होता है SSH, उसके बाद यूजर नेम @IP। ठीक है, यूजर नेम @IP। इस यूजर नेम के साथ इस वाले एड्रेस पे मुझे लॉगिन करना है। SSH का सीधा सीधा मतलब यही होता है। तो मैं जा लूंगा अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं और लिखूंगा SSH। अब यूजर नेम में क्या लिखूं? तो देखो कहीं पे इस कंसोल में भी इसकी डिटेल दी गई होगी कि भाई यूजर नेम कौन सा है। दिख रहा है ये यहाँ पे लॉगिन एज रूट। तो मेनली जो लिनक्स सर्वर होता है ना, उसमें कोई भी यूजर हो ना हो, रूट का यूजर रहता है। सबसे ऊपर का यूजर नेम है, जो सबसे पावरफुल यूजर है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज में है ना, विंडोज में कोई भी अगर पावरफुल चीज चलानी हो या किसी चीज को ज्यादा एक्सेस देनी हो तो क्या करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो वैसे ही जो सबसे पावरफुल यूजर लिनक्स में होता है वो होता है रूट। ठीक है, और रूट का हमने पासवर्ड सेट किया था। कब किया था? जब हम ड्रॉपलेट बना रहे थे तब हमने ABCD वाला पासवर्ड बनाया था। वो किसके लिए बनाया था? रूट के लिए बनाया था। तो रूट हमारा यूजर नेम बनेगा। इन केस ऑफ डिजिटल ओशन, AWS कुछ अलग तरीके से चीजें करता है, वो अपने कंसोल पे दे ही देता है चीजें। ठीक है, तो करेंगे इसको हम रूट ROOT @AIP एड्रेस। रूट @AIP एड्रेस पे जाके मुझे लॉगिन करना है। इसको जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, पहली बार अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पूछेगा कि भाई ये जो IP एड्रेस है उसको आपको व्हाइट लिस्ट करना है या नहीं करना। उसको कहते हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज में फिंगरप्रिंट ऐड करना है नहीं करना। मतलब सिंपली ये वाला जो IP है बार बार कनेक्ट करोगे तो यस बोल दो, नहीं करोगे तो नो बोल दो। मैं बोलूंगा यस, हाँ करूंगा, तो उसने क्या कर दिया, परमानेंटली ऐड कर दिया, व्हाइट लिस्ट कर दिया। क्या बोल रहा है, अब वो इस IP को जानता है। सिक्योरिटी का एक और लेयर। फिर ये पूछ रहा है कि पासवर्ड डालो, किसके लिए? रूट के लिए। हमने पासवर्ड बनाया था ABCD, कैपिटल था, @1234A। ठीक है, पासवर्ड डालते हुए दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, ना तो स्टार स्टार दिखेंगे ना कुछ और दिखेगा। आप पासवर्ड डाल दोगे, आपको मान के चलना है पासवर्ड डल गया। थोड़ा ध्यान से पासवर्ड डालना पड़ता है। एंटर मारूंगा, देखो पासवर्ड मेरा गलत चला गया था। फिर से करता हूँ ABCD, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गया मेरे से। ABCD, अरे यार ABCD का D कैपिटल करना था। ABCD @11234A, एंटर। देखो सही पासवर्ड डालते ही ये मुझे लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते ही मेरे को एक वेलकम स्क्रीन मिला। देखो ये पुराना चीज था। ठीक है, यहाँ से मेरा वेलकम टू उबंटू आ गया। ये मुझे बोल रहा है उबंटू के बारे में जानने के लिए ये सब URL है। सिस्टम इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे कि इस सिस्टम की क्या इंफॉर्मेशन है। अभी नॉर्मली यहाँ पे लोड देगा, सिस्टम लोड कितना है, मेमोरी कितनी यूज हो रखी है, स्टोरेज कितना यूज हो रखा है। ठीक है, 21% रैम यूज हो रखी है, 6% का स्टोरेज यूज हो रखा है, और ये यूजर के पास कितनी IP है। ठीक है, तो उसके पास देखो नेटवर्क कनेक्शन है ना, एक ETH1, ये नेटवर्क इंटरफेस के नाम है, मतलब कितने नेटवर्क में जुड़ा हुआ है उनके नाम है। तो इसके पास इतनी IP है। ये क्या है? पब्लिक IP है जिसका हमने कनेक्ट किया। ठीक है ना, 94.45 ये पब्लिक IP है। ये प्राइवेट IP है, ये एक दूसरी प्राइवेट IP है। ठीक है, चलिए अभी ये कुछ चीजें हैं उसको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। और आप क्या है अभी कहाँ पे हैं उसको देखने के लिए क्या करेंगे, PWD लगाएंगे। तो मैं अभी रूट वाले फोल्डर में हूँ। मैं रूट यूजर हूँ ना, इसलिए मेरा फोल्डर बना रूट वाला। वरना नॉर्मली मेरे खुद के PC में मेरा फोल्डर क्या बनता है, जो लोकल PC होता है वहां पे PWD करूंगा तो मेरा बनेगा होम, होम स्लैश जो भी ये यूजर नेम हो। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि ना मैं रूट यूजर नहीं हूं।
जो रूट यूजर होता है उसको डायरेक्टरी स्पेशल मिलती है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, तो वो रूट डायरेक्टरी में जाता है। अगर वो रूट नहीं होगा तो वो होम वाली डायरेक्टरी में जाएगा। फिलहाल रूट वाली डायरेक्टरी है, पीडब्ल्यूडी में रूट में हूँ, LSAL करूंगा तो मेरे पास एक तो स्नैप का फोल्डर पड़ा हुआ है और ऊपर से कुछ यहाँ पे डॉट वाले फोल्डर हैं। डॉट वाले फोल्डर मतलब कि हिडन फोल्डर। सिर्फ LS करूंगा तो मुझे सिर्फ स्नैप दिखेगा, LSAL किया था इसलिए सारे दिखे मेरे को, या तो LSA करूंगा तब भी सारे दिखेंगे। LSAL उसमें बेस RC है, कैश फाइल है, ये एक फाइल है, प्रोफाइल वाली फाइल है, SSH का फोल्डर है और wget। ठीक है, तो ये सब कुछ फाइल्स फोल्डर्स पड़े हुए हैं। स्नैप का फोल्डर जो पड़ा हुआ है, जो OS करके देती है उसको नहीं छेड़ना है बिना सोचे समझे। जब तक आपको नहीं पता ये फोल्डर किस काम का है, OS के फोल्डर को नहीं छेड़ना। आपने खुद ने जो फोल्डर बनाया है उसके साथ कुछ भी करो, तो मैं इस वाले फोल्डर को डिलीट नहीं मारूंगा। ठीक है, चलिए फिर से ये सेम चीज करके देखते हैं। अब क्या करना है मुझे ना, यहाँ से लॉग आउट करना है। अभी देखूंगा ना मैं, तो ये कहा हूँ root@test, ये मेरा दूसरा कंसोल खोला है मैंने। यहाँ पे कहा हूँ hyper2@hyper2, मतलब ये ना मेरा लोकल का कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ pwd करूंगा, यहाँ ls करूंगा, ये मेरा लोकल पीसी की बात करेगा। यहाँ पे मैं ls करूंगा, pwd करूंगा। ठीक है, ये कौन सा पीसी है जो डिजिटल ओशन के सर्वर पे चल रहा है, ये मेरे सर्वर पे नहीं है। ठीक है, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है। सेल का मतलब पता है ना, कि वो ओएस के ऊपर का लेयर है। तो मैंने SSH का यूज करके अपने आप को दूसरे सेल में ला दिया, कौन से में, इस वाले आईपी के सेल में। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि मतलब अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी एलएस मतलब एक्सेस करूंगा तो मेरे लोकल फाइल सिस्टम यहाँ पे नहीं आएंगे, जबकि दोनों कमांड प्रॉम्प्ट ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सर्वर का कमांड प्रॉम्प्ट है उसको छोड़ के फिर से मैं अपने लोकल वाले प्रॉम्प्ट में आ जाऊं। तो उसके लिए मुझे दो तीन चीजें कर सकता हूँ। पहली चीज मैं कर सकता हूँ लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट सिंपली चलता है, जैसे मैंने लॉग इन किया पहले, अब लॉग आउट कर देना है, एक्सेस निकल जाएगी। कनेक्शन टू ये वाला इज क्लोज्ड। अब मैं अपने लोकल सेल में हूँ, फिर से मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ तो SSH फिर से लिखूंगा, फिर से पासवर्ड डालूंगा। अब देखो उसने फिर से फिंगरप्रिंट के बारे में नहीं पूछा क्योंकि मैंने यस लिख के रखा था। फिर से पासवर्ड रॉन्ग हो गया। ओके, पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर से मैं लॉगिन हो गया, फिर से ये थोड़ा स्टेटस दिखा रहा है। pwd करूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, क्या हो गया, मेरा वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गया, वर्चुअल मशीन कनेक्ट करना सीख गया मैं। अब मेरे को कुछ लिनक्स कमांड आती हैं, उसका यूज करके यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। ls किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ls के बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा, mkdir क्या बोलूंगा, वर्क स्पेस। ठीक है, ls करूंगा, वर्क स्पेस का फोल्डर आ गया, cd वर्क स्पेस कर सकता हूँ, ls किया कुछ नहीं है। vim vim का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है वो vim टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, vim hello.txt एंटर मारा, टेक्स्ट खुल गया पूरा। उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, ए दबाऊंगा तो इंसर्ट मोड में जाऊंगा, हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल ऑन दिस VPS। एस्केप दबा के कॉलन दबाना है, WQ करना है तो एग्जिट हो जाओगे और फाइल सेव हो जाएगी। ls करूंगा, फाइल मिल गई मेरे को, कैट करके हेलो को देख सकता हूँ। है ना, लिनक्स कमांड जो हमने पिछले में सीखी थी वो यहाँ पे बिल्कुल काम की है। चलिए, ठीक है, अब हम कहाँ हैं, अपने वर्चुअल मशीन के अंदर है। वर्चुअल मशीन बना दिया, पर्पस क्या था, पर्पस ये था, एक प्रोग्राम है जो मेरे लोकल मशीन पे चलता है। प्रोग्राम कौन सा है, हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वेब सर्वर है। तो एक ना छोटा सा चीज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो ये नोड का फोल्डर है, नोड के फोल्डर के अंदर app.js है, जहां पे एक्सप्रेस का छोटा सा एक सर्वर है। ठीक है, ये छोटा सा एक्सप्रेस सर्वर बनाया हुआ है मैंने। नोड में API सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस यूज होता है। ठीक है, उसको रन करने के लिए मैं नोड वाले फोल्डर में जाऊंगा, ls करूंगा, मुझे app.js दिख रहा है। उसको रन करने का तरीका होता है नोड app.js। ऐसे करूंगा मैं तो मेरा जो ये है ना 8081 पे मेरा सर्वर रन हो जाएगा, उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा लोकल होस्ट 808
8081 करके, इसको मैं एक्सेस करूंगा, मुझे हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक वेबसाइट है जो लोकल होस्ट पे चल रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैंने इसको सिंपल रखा है। हेलो वर्ल्ड है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, ये बोलेगा भाई नहीं कुछ नहीं चल रहा वहां पे, फिर से चालू कर दूंगा तो मेरा वेबसाइट चलना स्टार्ट हो जाएगा फिर से। अब मैं क्या चाहता हूं ना, ये जो मेरी वेबसाइट है हेलो वर्ल्ड वाली, वो मैं किसी इंटरनेट पे कहीं पे किसी भी मोबाइल पे कहीं भी एक्सेस कर पाऊँ। इसको अगर मैं अपने मोबाइल से एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। क्या लिखूंगा मोबाइल में, लोकल होस्ट 8081, नहीं मिलेगा मोबाइल में। ठीक है, पहले इसको नेटवर्क में एक्सेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं अपना दूसरा पीसी चालू करता हूँ। देखिए ये मेरा पीसी है जो कि मेरे लोकल नेटवर्क में है। ठीक है, इसको मैं एक्सेस करूंगा, फिलहाल तो एनीडेस्क से एक्सेस कर रहा हूं इसको मैं। ठीक है, अब देखो ये ना मेरा हेलो वर्ल्ड चल रहा है, कहाँ चल रहा है, मेरे लोकल नेटवर्क पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे लोकल नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, मेरे राउटर से कनेक्टेड है। तो मेरे राउटर के अंदर मेरे लोकल नेटवर्क का एक आईपी होगा, मेरे को एक और आईपी असाइन किया गया होगा राउटर के द्वारा। ठीक है, उसको लिनक्स मशीन में एक्सेस करने के लिए ifconfig की कमांड लिखनी पड़ती है हमें, वहां पे जितने भी इंटरफेस अवेलेबल हो वो सब दिख जाते हैं। तो पहला इंटरफेस तो देखो ये रहा, इंटरफेस मतलब नेटवर्क। मैं बोल रहा था ना कि जो एक पीसी होता है वो खुद के ही ग्रुप से कनेक्टेड होता है, खुद के ही नेटवर्क से, तो वो नेटवर्क ये है। और ये जो दिख रहा है ना दूसरा आईपी, ये है मेरा राउटर वाला नेट। तो अगर मैं लोकल होस्ट की जगह अपना पहले तो ये आईपी लिखूं 127.0.0.1, अरे यार सही से लिख जाता 127.0.0.1। ठीक है, तब भी मेरा सेम ही एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है, तब भी मेरा वेब एप्लीकेशन सेम एक्सेस हो रहा है। ठीक है, उसमें पोर्ट सही लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी जगह ना अपना आईपी एड्रेस लगा दूं, ठीक है, कौन सा है, ये मेरा नेटवर्क वाला आईपी एड्रेस है, फिर भी मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। जो मेरा 127 वाला आईपी है ना, वो उसकी ग्रुप का पार्ट कौन है, सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, तो मैं ही उसको एक्सेस कर पाता हूँ। लेकिन जो दूसरा नेटवर्क है मेरा ये वाला, इसका पार्ट ना मेरा बाजू वाला मशीन भी है जो कि ये है। तो ये वाला मशीन इस वाली आईपी को एक्सेस कर पाएगा क्योंकि नेटवर्क का पार्ट है। इसको मैं यहां पे एंटर करूंगा ना, तो देखो दूसरे मशीन पे भी मेरा वेब एप्लीकेशन चल रहा है। कैसे चला, वाया आईपी। ठीक है, इस आईपी पे अब मेरा मशीन चल रहा है। ठीक है, अब मुझे करना सिर्फ इतना है कि ये जो मेरा है ना, कौन सा है पीसी, ये मतलब जो वीपीएस है। ठीक है, वीपीएस को एक आईपी मिला है, मैं उस आईपी का यूज करके वीपीएस कनेक्ट कर पाता हूं। इसका मतलब वीपीएस पूरे इंटरनेट के नेटवर्क में है, या फिर इंटरनेट का कोई भी मोबाइल है, कोई भी डिवाइस इस आईपी को एक्सेस कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस आईपी पे 8081 या तो किसी भी पोर्ट पे एक वेब 8081 या तो किसी भी पोर्ट पे एक वेब एप्लीकेशन को रन कर दूंगा, और उसके बाद कहीं से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, चलो ये कैसे करेंगे, इस वाली चीज पे रन कैसे करेंगे एप्लीकेशन, सिंपल है। जिस तरह से मैंने एक एप्लीकेशन को अपने लोकल मशीन पे रन किया, वैसे ही मुझे वो उस पे भी करना है, उबंटू पे। देखो ये भी उबंटू है, वो भी उबंटू है। तो मेरा जो ये एक्सप्रेस ऐप है, मुझे इसको ले जाना है कहाँ पे, अपनी वर्चुअल मशीन पे, वहां कर देना है रन। ठीक है, चलो मुझे वहां पे ले जाना है, तो मैं चलो इसको पूरे को कॉपी करूंगा। कहाँ है मेरा वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन है, मेरा वर्क स्पेस है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना दूंगा mkdir नोड, cd नोड में जाऊंगा, ls करूंगा। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करूंगा vim app.js, और यहाँ पे कर दूंगा पूरा चीज पेस्ट। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिखा जा चुका है, फाइल को सेव कर दिया, ls मारा, मेरी app.js फाइल रन हो रही है। अपने लोकल मशीन पे इसको रन करने के लिए क्या करता हूँ, मैं नोड app.js लिख देता हूँ, तो मेरा सर्वर चल जाता है। वैसे ही वीपीएस पे मेरे को सर्वर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोड app.js कमांड चलानी पड़ेगी।
लेकिन ये चलाते ही प्रॉब्लम क्या आती है कि नोड इज नॉट फाउंड। आप नोड रन करो, पाइथन रन करो, या तो पीएचपी रन करो, कुछ भी करो, इंस्टॉल तो करना पड़ता है ना पहले। तो नोड को भी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उबंटू के साथ एक अच्छी बात यह है, वो मोस्ट ऑफ केस में ना आपको सजेशन दे देता है कैसे इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे ना इंस्टॉल करने के लिए क्या रहता है, एक एपीटी कमांड है उबंटू में, ठीक है, स्पेसिफिकली। दूसरी ओएस के कमांड अलग हो सकते हैं। एपीटी का यूज करके ना कोई भी एप्लीकेशन आप फट से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिखना क्या होता है, एपीटी इंस्टॉल नोड जेएस। इतना लिखोगे तो नोड जेएस का पैकेज जहां पे भी होगा वहां से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब ये प्ले स्टोर की तरह ही है। प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन सर्च करके क्लिक करके इंस्टॉल दबाते हैं, यहाँ पे कमांड लिख देते हैं, एप्लीकेशन का नाम लिख देते हैं, इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आपको यस मानना है, इंस्टॉल होने लगेंगी चीजें। हो जाए भाई, रुको एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो कभी भी नया वीपीएस चलाओ ना, तो उसको किसी कोई भी एपीटी चलाने से पहले एक कमांड चलानी है आपको। देखो, सुडो लिख देना है, एपीटी अपडेट, ये चला देना है। इससे क्या होगा ना, वो जो आपके एप्लीकेशन की लिस्ट है या एप्लीकेशन की जो वर्जन है वो अपडेट हो जाएंगे। इससे एप्लीकेशन को पता लगेगा कहाँ से चीजें लानी है, मतलब प्ले स्टोर को सिंक करने का मान लो, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन सिंक हो जाएंगी। फिर आप उसको सूडो लगा के करो। अभी मुझे सूडो नहीं लगाना पड़ रहा है, बिना सूडो के चला सकता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं रूट यूजर हूँ, मैं पावरफुल यूजर हूँ, तो मुझे सूडो नहीं लगाना पड़ रहा। अगर मैं पावरफुल यूजर नहीं होता तो मुझे सूडो लगाना पड़ता। अपनी लोकल एप्लीकेशन में ना, लोकल यहाँ पे मैं एपीटी लगा के कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रूट यूजर नहीं हूँ। यहाँ पे मैं रूट हूँ तो मैं ऐश कर सकता हूँ। ठीक है, नोड एप्लीकेशन अभी नोड जेएस इंस्टॉल कर रहा है। ये नोड इंस्टॉल होने के बाद मैं नोड की कमांड को एक्सेस कर पाऊंगा। नोड डैश वी करूंगा तो मुझे पता लगता है वर्जन कौन सा है। ठीक है, भाई 12 वर्जन अभी इंस्टॉल हुआ है, मैं चाहता हूँ 14 हो। अगर मैं अपने लोकल में देखूंगा तो नोड वी 14 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये नोड के लिए कर रहा हूँ, वैसा मैं पाइथन के लिए भी अभी इसी वीडियो में करूंगा, पाइथन को भी। ठीक है, और हम जो अपना पीएचपी होता है, ठीक है, जो अपाचे वगैरह चलता है, उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेंगे। चलिए, ठीक है, अब एलएस करता हूं। ठीक है, अब मैं करूंगा नोड एप डॉट जेएस। क्या प्रॉब्लम आई, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस। नोड जेएस में मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के लिए एनपीएम यूज होता है। एनपीएम आई मारूंगा, कुछ नहीं होगा, एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है sudo apt इंस्टॉल npm। ठीक है, npm इंस्टॉल होगा, उसके बाद npm का कमांड अवेलेबल हो जाएगा, फिर मैं npm आई कर सकता हूँ npm। ठीक है, ये मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है ना। npm नोड के रिलेटेड है, स्पेसिफिक है नोड के रिलेटेड। पाइथन के रिलेटेड कुछ और कमांड्स हो सकती हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोकल पे एप्लीकेशन जैसे ही चला सकते हैं। लोकल पे आपको जो जो करने की जरूरत है वो सब आपको यहाँ पे भी करने की जरूरत पड़ती है। ये इंस्टॉल होता है ना, तब तक ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने सब क्या किया, विंडोज मशीन पे अपने सेल से एक्सेस किया। लेकिन अगर आपके पास विंडोज मशीन नहीं, सॉरी मैंने लिनक्स मशीन पे ये सब किया। अगर आपके पास लिनक्स मशीन नहीं है, विंडोज मशीन होगी, तो विंडोज मशीन पे सेम आप एसएसएच चला सकते हैं। ठीक है, ये मेरा शेल है गिट बैश वाला। और कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, पहले तो आईपी चाहिए मुझे। आईपी कहाँ से मिलेगा, ये रहा पब्लिक आईपी। ठीक है, सेम लिखूंगा एसएसएच रूट एट द रेट आईपी एड्रेस, रूट एट द रेट आईपी एड्रेस। ठीक है, मारूंगा एंटर। देखो ये नया मशीन है, इसने फिर से बोला फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करना है कि नहीं करना। ABCD एट 1 2 3 4 ए एंटर। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम ही मशीन को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं दो अलग अलग जगह पे सेम मशीन में लॉगिन हूँ। अब ये कुछ इंस्टॉल कर रहा था, उसके बीच में उसको इसने मुझे ऐसा कुछ बोला है। तो यहाँ पे टैब का यूज करोगे ना तो ऐसे जंप कर लोगे। ओके बोल देना है आंख बंद करके। ठीक है, एनपीएम के बारे में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ना अपनी एप्लीकेशन को एक बार लिनक्स पे चला के देखना चाहिए आपको।
तो वीपीएस पे चलाना इजी हो जाएगा। और मतलब अगर आप विंडोज पे भी नोड की एप्लीकेशन चलाते हो तो आपको सेम ही स्टेप होते हैं। नोड पे भी आपको मतलब विंडोज में भी आपको एनपीएम लगाना है, नोड लगाना है, बस वो इंस्टॉल करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, अब मैं लिखूंगा npm v, तो मुझे npm का वर्जन मिलेगा 8 है, और नोड v, नोड का वर्जन मिलेगा मुझे 12 है। ये मेरा विंडोज वाला प्रॉम्प्ट है। अगर विंडोज वाले प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा, नोड का फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं नोड डैश वी करूंगा तो नोड मिलेगा। अब नोड एप डॉट जी एस करूंगा तो नहीं रन हो रहा। ठीक है, ये मेरा विंडोज पे चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं मारूंगा npm i एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल कर रहा है। मुझे एक एक्सप्रेस इंस्टॉल करने की ही जरूरत थी। अब मैं लिखूंगा नोड ऐप डॉट जेएस, तो मेरा ऐप चल रहा है। कौन से पॉइंट पे चल रहा है? 8081 पे चल रहा है। ठीक है, मैं लूंगा अपना पब्लिक आईपी, जैसे मैंने अपने लोकल नेटवर्क के लिए किया था। ठीक है ना, लोकल नेटवर्क में मैंने अपने मशीन का आईपी उठाया, उसके आगे पोर्ट लगा दिया और उसको ब्राउजर में एक्सेस किया। अब ये मेरा हेलो वर्ल्ड इंटरनेट पे चल रहा है। ठीक है, कैसे? अभी मेरा मोबाइल मेरे पास है नहीं ओपन। ठीक है, अभी इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट पे बैठने वाला कोई भी प्राणी इसको एक्सेस कर सकता है। ये हो गया मेरा वेबसाइट होस्ट। ठीक है ना, मतलब पूरा कोर्स खत्म। ठीक है, वेबसाइट होस्टिंग में इतना ही होता है। जो आपको सीखने वाली चीज मेनली है वो यही है कि कैसे आप अपने लोकल पे चलने वाली एप्लीकेशन को ना ऊपर चढ़ाओगे। आपको करना इतना ही है, जो स्टेप आप लोकल पे फॉलो करते हो वो सेम स्टेप वहां पे फॉलो करके अपने सर्वर को रन कर दो। फिर वो सर्वर वहां पे रन होता रहेगा, आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी। ठीक है, चलिए देखो मैं अपने मोबाइल के अंदर ना ये सेम आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 139, ठीक है, 139.59.94, 59.94.45:8081। ठीक है, ये देखो, ये आप अगर देख पा रहे हो तो मेरे मोबाइल पे मैंने सेम आईपी डाला है और हेलो वर्ल्ड, जो कि आपको उल्टा दिख रहा होगा अभी, लेकिन एक्सेसिबल है। ठीक है, हो गया हमारा एप्लीकेशन इंटरनेट पे रन। ये आपका एक ना ऐसा पॉइंट होगा जहां से आप चीजें समझना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बार बार करके देखनी है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए करके देखनी है, कैसे एक आईपी पे एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, आईपी पे एप्लीकेशन चलाओगे ना, देखो मैंने जिस दिन चला दी थी मैं उछल गया था, मैं कूदने लगा था, वाह, मतलब एक आईपी पे मेरी एप्लीकेशन चल गई। एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है ये। चलिए ठीक है, अभी देखो हो क्या रहा है। ये एक मेरा प्रोसेस है जो 8081 पे चल रहा है। प्रोसेस को कैंसिल करने का तरीका शायद मैंने आपको बताया हो, तो कंट्रोल सी है। कोई भी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, एक टर्मिनल के अंदर, उसको एंड करने का तरीका है कंट्रोल सी। वो मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में ना बताया हो। ठीक है, लेकिन अगर आप रिएक्ट वगैरह के डेवलपर हैं या नोड के डेवलपर हैं, पाइथन के भी हैं, तब भी आपको कंट्रोल सी का तो पता होगा। हाँ, जो पीएचपी के डेवलपर होते हैं मोस्टली उनको कमांड लाइन से कोई लेना, मतलब कमांड लाइन पे उनको इतना टेंशन नहीं लेना होता है। उनका सारा काम का जेम सर्वर ही संभाल लेता है। इसको कैंसिल करने के लिए क्या, कंट्रोल सी। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, ये मेरा लोकल मशीन है, मेरे लोकल मशीन पे जो चल रही है लोकल वाली प्रोसेस है वो निकल जाती है। तो वैसे ही सर्वर पे भी निकल जाएगी। अभी देखो सर्वर पे नहीं चल रही। ओके, अब क्या करूंगा मैं, फिर से मैं इसको रन कर दूंगा, नोड एप डॉट जे एस, उसको रन कर दिया, ये फिर से चल गई। ठीक है, मेरा पीसी चालू है, मेरे पीसी ने दूसरे पीसी को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, समहाउ मेरा पीसी बंद हो जाता है। मेरा पीसी बंद होगा तो क्या, मेन ये जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। ये प्रोसेस बंद हो जाएगी तो एसएसएच बंद हो जाएगा, एसएसएच बंद हो जाएगा तो एसएसएच के अंदर चलने वाली सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी, फाइनली ये सर्वर बंद हो जाएगा। तो फिलहाल क्या हो रहा है, मैं एक प्रोसेस चला रहा हूं, लेकिन उसको चलते रहने के लिए कुछ नहीं है, उसको चलते रहना चाहिए, है ना। मैं अपना पीसी बंद कर दूं, मैंने जब तक मेरा पीसी चालू है तब तक प्रोसेस चालू है, तो उसका मतलब ही नहीं है। तो प्रोसेस को चलते रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरा पीसी चालू हो या बंद हो, उसके लिए
प्रोसेस मैनेजमेंट टूल आते हैं। SSH करूंगा मैं फिलहाल, और रूट में पहला लॉगिन हो जाता हूं मैं। ठीक है, ABCD, इसलिए मुझे पासवर्ड वाले अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो उनको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए जो बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, CD वर्कस्पेस में जाऊंगा मैं, और CD नोड में जाऊंगा, LS करूंगा, फिर से करूंगा नोड app.js को रन। ये एप्लीकेशन रन हो रही है और मेरा सर्वर चल रहा है। ये प्रोसेस बंद हो गई, मेरा सर्वर बंद हो गया। ठीक है, इसको कैसे चला सकते हैं? तो देखो, बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वेब एप्लीकेशन में एक अच्छा सा टूल है जो पॉपुलर हुआ है। वो टूल क्या है? PM2। ठीक है, और जो अभी मतलब वो है नोड वाले, उनको PM2 यूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए npm वगैरह ही ज्यादा यूज होता है। इंस्टॉल करने के लिए npm सही रह जाता है। ओके, चलो, क्योंकि वो नोड में बना हुआ है तो इजी है नोड के लिए। दूसरे भी प्रोसेस मैनेजमेंट टूल हो सकते हैं जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है पाइथन में बना हुआ कुछ टूल हो तो पाइथन वालों को इजी पड़ सकता है, लेकिन अगर पाइथन वाला नहीं है, कोई नहीं है, तो कोई नहीं, आपको नोड और npm इंस्टॉल मार देना है, नोड और npm, और वहां पे आप एक कमांड लिख सकते हैं npm i-g, और क्या लिखेंगे? PM2। ठीक है, ऐसा लिखने से PM2 इंस्टॉल हो जाएगा। और PM2 इंस्टॉल होने के बाद आप एक जो आपका प्रोग्राम होगा ना, उसको बैकग्राउंड में चला पाओगे। ठीक है, PM2-v, नॉर्मली ये -v कमांड चलती है वर्जन देखने के लिए। अपना PM2 का 5.3 वर्जन इंस्टॉल्ड है। इसको कर देता हूं क्लियर, ls मारता हूं, यहाँ पे app.js है, तो मुझे करना है PM2 start app.js। ये देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है ऑलरेडी PM2 कैसे स्टार्ट करना है। फिर अगर आपको कोई बैश स्क्रिप्ट चालू करनी है, ठीक है, बैश स्क्रिप्ट मतलब sh फाइल। sh फाइल क्या होता है? बैश का एक छोटा सा ये मान लो बैश का प्रोग्राम है। ठीक है, ये देखो पाइथन भी रन कर सकता है सीधा सीधा। ओके, या तो कोई और फाइल रन करनी हो तो इसको कौन सी पोर्ट पे रन करना है वो भी बता सकता है। ठीक है, तो आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट PM2 में मैं ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, वरना बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। PM2 स्टार्ट किया, app.js लिख दूंगा, तो देखो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ना अभी रुका नहीं रहा था, बिजी नहीं था, है ना। पहले क्या होता था, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट बिजी रहता था। ठीक है, क्योंकि नहीं है मतलब फिर उसकी जो प्रोसेस दिखती रहती थी उसको Ctrl+C कर सकता था। अभी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट हो गया फ्री। जो प्रोसेस हमने चलाई वो चलेगी बैकग्राउंड में। कहाँ पे चल रही है वो? PM2 में यहाँ पे चल रही है। इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ दिखेगा PM2 की कुछ कमांड्स है, जैसे PM2-ls, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कौन सी ऐप चल रही है। तो भाई ऐप चल रही है, ठीक है, अभी उसका स्टेटस ऑनलाइन है। इस आईडी की डिटेल जाननी हो तो PM2 show 0, तो इसकी डिटेल आ जाएगी, भाई कौन सी कमांड हमने रन की थी, क्या उसकी एनवायरनमेंट बनेगी। ठीक है, और अब मुझे देखने हैं कि उसके लॉग क्या है, तो मैं लिखूंगा PM2 लॉग, तो मुझे सारी एप्लीकेशन के लॉग बेसिकली दिखते जाएंगे। ये जो हमारा आता था ना कमांड, भाई इस पोर्ट पे चल रहा है, तो वो यहाँ आएगा अभी। ठीक है, और वो चल रहा है अभी, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो PM2 लॉग लिख सकते हैं। PM2 लॉग कमांड है, उससे आप लॉग देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है उसके। तो बेसिकली PM2 रास्ता है आपकी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलते रहने का। अब मैं ना यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी एप्लीकेशन तब भी चलती रहेगी। मेरा PC बंद हो जाए तब भी मेरी एप्लीकेशन चलती रहेगी। ठीक है, और मैं ऑलरेडी ना मेरे बाजू वाले मशीन पे लॉगिन था, उसको मैं अगर देखूंगा कि PM2-ls, तो देखो यहाँ पे भी PM2 दिख रहा है, PM2-ls हो रहा है। PM2 लॉग करूंगा तो लॉग दिखते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही मशीन के सेल हैं, एक ही यूजर के सेल हैं, तो चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती रहती हैं। जैसे होता है ना, जो मल्टी PC डेस्कटॉप होते हैं, मतलब मल्टी मॉनिटर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, दोनों मॉनिटर पे सेम ही रिसोर्स अवेलेबल है। फाइल खोल लो, यहाँ पे बना तो वहां पे बन ही जाएगी। ओके, चलो भाई, ये हमने किया नोड एप्लीकेशन को डिप्लॉय। ठीक है, इस वाले PC पे। अभी हम करेंगे पाइथन एप्लीकेशन को डिप्लॉय, उसके बाद एक PHP एप्लीकेशन को भी करेंगे डिप्लॉय। ओके, उसके बाद ना
हम एक और ड्रॉपलेट बनाएंगे, एक और वीपीएस बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे एसएसएच के जरिए से। ओके, चलो भाई, अभी यही ड्रॉपलेट है अपना, ये ड्रॉपलेट को कनेक्ट करते हैं फिर से यहां से। ठीक है, ABCD। ठीक है, कोई और एप्लीकेशन डिप्लॉय करने से पहले ना मैं ये कर लेता हूं कि अभी इस ड्रॉपलेट को कनेक्ट करेंगे हम वाया SSH। ठीक है, वाया की। ओके, तो इस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट को जो एक पासवर्ड से कनेक्ट हो रहा है उसको भी की से कनेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए थोड़ी कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेंगे, वो ना करके ना हम नया नया एक ड्रॉपलेट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ये ना एक और चीज है यहाँ पे कि जो डिजिटल ओशन है ना, वहां पे आपको एक और चीज मिलती है, यहाँ से सीधा सीधा ना आप कंसोल खोल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर अपना लोकल शेल नहीं यूज करना है, गिट बैश नहीं यूज करना है, कंसोल सीधा सीधा यहाँ से खुलेगा, पासवर्ड डालो, एक्सेस करो। ठीक है, एसएसएच वाला जो कमांड है वो आप वेब में यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी देखो, पासवर्ड के लिए कुछ एक्चुअली ये तो सीधा सीधा लॉगिन हो गया क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन थे, पासवर्ड वगैरह नहीं डालना है, तो यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हैं। ये डिजिटल ओशन देता है आपको, कुछ और प्रोवाइडर दे सकते हैं, AWS नहीं देता सीधा सीधा, अभी शायद देने लगा है, पता नहीं है, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, जरूरी नहीं है ये आपको हर बार मिले। और यहाँ से मैंने इसको लॉग आउट कर दिया, और लॉग आउट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल D। ठीक है, कंट्रोल C से प्रोसेस क्लोज होती है, कंट्रोल D से लॉग आउट हो जाते हैं। अभी क्या करेंगे, ड्रॉपलेट्स में जाएंगे, ना जाओ तो भी यहां से करेंगे क्रिएट न्यू ड्रॉपलेट। ठीक है, आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है ना, जब टेस्टिंग हो जाए ना आपकी कंप्लीट, तो आपको ड्रॉपलेट बंद कर देना है। चाहते हो कि वो रन होता रहे, आपको किसी को वेबसाइट दिखानी है तो रन करते रहो, लेकिन यहाँ से पैसे कटेंगे और 60 डेज तक ही आप रन कर सकते हैं, उसके बाद गया। हम्म, उसके बाद रियल वाले पैसे यूज होंगे, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ से करके ऐसे डिस्ट्रॉय करना है आपको ड्रॉपलेट। फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हमें उसे रन करते रहना है। नया ड्रॉपलेट बनाएंगे, आजा भाई, ये देखो बेंगलोर का नया ड्रॉपलेट बना, और उबंटू यूज करेंगे 22.04 वाला। बेसिक प्लान चूज करेंगे, रेगुलर SSD $6 वाला SSD लेंगे इस बार, और SSH की से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हम्म, तो देखो एड SSH की। अब SSH की के बारे में ना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है पूरा। यहाँ पे मेनली पब्लिक की प्राइवेट की का यूज होता है। ठीक है, अब पब्लिक की प्राइवेट की क्या होती है, आप ऐसा मान लो ना, एक ताला है, ठीक है, जो ना बंद होने के लिए अलग की है, खोलने के लिए दूसरी की है। ऐसा एक ताला है जिसको बंद करने के लिए एक की है, खोलने के लिए दूसरी की है। या फिर ऐसा है, एक को हम बोलेंगे पब्लिक की, एक को बोलेंगे हम प्राइवेट की। अगर प्राइवेट की से कोई चीज बंद हुई है तो वो पब्लिक की से खुलेगी, और पब्लिक की से कोई चीज बंद हुई है तो वो प्राइवेट चीज से खुलेगी। इसको डेटा की लैंग्वेज में बोले तो प्राइवेट की से एनक्रिप्ट की गई चीज पब्लिक की से खुल सकती है, पब्लिक की से एनक्रिप्ट की गई चीज प्राइवेट की से खुल सकती है। यहाँ पे दो कीज बनाते हैं। अब दो की बनाने का रीजन ये है, एक की हम दूसरों को दे पाए, जिसको भी हमें एक्सेस देनी है उसको मैं दूसरी की दूंगा, एक यही इसका रीजन है। ठीक है, अगर मतलब एक ऐसा कुछ की होता जिससे खुलता भी बंद भी होता ना, तो क्या होता, चीजें थोड़ी आसान हो जाती और हैकर्स के लिए। अब वो एनक्रिप्ट भी कर सकता है, डिक्रिप्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक की ही तो चाहिए थी उसको। मेनली पासवर्ड के साथ यही लोचा होता है, अगर पासवर्ड किसी को पता लग गया तो गए। प्राइवेट की में भी ऑलमोस्ट ये लोचा है, लेकिन थोड़ा सा और सिक्योर बोल सकते हैं उसको हम। उसकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं जाना है, कितनी सिक्योर है या कितनी नहीं है। फंडा ये है, हम दो की बनाएंगे, और दो की हम मतलब ऐसे बैठे बैठे कुछ भी करके नहीं बना सकते। उसके लिए जो एक टूल आता है, ठीक है, वो टूल अपना पुट्टी भी हो सकता है, SSH की जेन हो सकता है, की टूल हो सकता है, अलग अलग टूल होते हैं जो प्राइवेट की पब्लिक की बना देते हैं। और यहाँ पे इसमें वेब में भी सीधा सीधा टूल दे दिया गया है, नहीं वेब में नहीं दिया है, देखिए इसने बोला है की क्रिएट करने के लिए ये वाली कमांड लिखें, SSH की जेन। तो हम लिख लेते हैं ये वाली कमांड। कहाँ लिखनी है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी जगह लिख सकते हैं जहां पे SSH की जेन अवेलेबल हो। और मेनली
लिनक्स में अवेलेबल होता ही है। ठीक है, SSH की जेन ये कमांड अवेलेबल है, इसको मार देना है मुझे सीधा एंटर। उसने क्या बोला, जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट की। अब की का टाइप क्या है उसमें डिटेल में नहीं जाते फिलहाल। ये बोलेगा कहाँ पे सेव करना है, तो भाई होम SSH में IDRS में सेव करेगा। मैं बोलूंगा नहीं, इसको दूसरे किसी पाथ पे सेव करो। कहाँ सेव करो, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर क्या करेंगे हम, VPS1 का फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। VPS1 के अंदर की का नाम क्या रखेंगे, हम रख देते हैं मान लो K1। ठीक है, एंटर मारूंगा, एंटर पास फ्रेज। अपनी जो प्राइवेट की है उसको पासवर्ड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। सिंपली अगर एंटर मार दिया तो पास फ्रेज नहीं होगा, फिलहाल हम नो पास फ्रेज के साथ जाते हैं। एंटर 2 बार एम्प्टी एंटर मार देना है। ठीक है, ये मेरी की नहीं बन पाई क्योंकि मेरा VPS1 का फोल्डर नहीं अवेलेबल था। mkdir VPS1 फोल्डर बना दूंगा मैं। ठीक है, LS में वो फोल्डर मिलेगा। अभी फिर से मैं की जनरेट करता हूँ। फिर से मैं बोलूंगा ./VPS1/K1। पास फ्रेज कुछ नहीं डालना है, और इस बार मेरा की बन गया है। अब मैं जाऊंगा ना अपने VPS1 के फोल्डर में, होम में गया, VPS1 कहाँ गया, VPS1, मुझे 2 फाइलें मिलेंगी, एक K1 और K1.pub। K1.pub है वो पब्लिक की है, और जो K1 है वो प्राइवेट की है। जब भी ऐसे चीजें हो ना, तो पहली चीज ध्यान रखनी है, पब्लिक की प्राइवेट की आप बनाते हैं। हम्म आप पब्लिक की दूसरे को देते हैं, प्राइवेट की किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, पब्लिक की दूसरों को दी जाती है, प्राइवेट की किसी को नहीं दी जाती है, इसलिए उसको प्राइवेट कहते हैं। तो पब्लिक की को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल देना है। ठीक है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके उसको खोलूंगा, केट k1.pub। ठीक है, इसका जो कंटेंट है वो करना है कॉपी। कहाँ लगा देना है, देखो यहाँ बोल रहा है SSH की कंटेंट मस्ट बी वैलिड की, यहाँ पे पब्लिक की पेस्ट करनी है। ठीक है, ये आ गई पब्लिक की। उस पब्लिक की को मैं नाम दूंगा K1। एड SSH की। अभी K1 नाम की से मैं इस मशीन को एक्सेस कर पाऊंगा, पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला केट जो मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलो नीचे इसका नाम देना है, उसका नाम क्या देंगे, test2 ठीक है, क्रिएट ड्रॉपलेट। अब ये ड्रॉपलेट बन रहा है, इसको एक दूसरा आईपी मिलेगा, और इस वाले ड्रॉपलेट को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, ऐसा वाला SSH के बाद एक आई का ऑप्शन आएगा, और हम ना प्राइवेट की का पाथ देंगे यहाँ पे। बाकी पीछे की जो चीजें हैं वैसे ही रहेंगी। और यहाँ पे ना छोटा सा एक पोर्ट दिख रहा है आपको, पोर्ट लग सकता है, ऑप्शनल है, नहीं लगा है मतलब 21 बाय डिफॉल्ट लगेगा। ये ना कुछ कुछ प्रोसेसेस के लिए डिफॉल्ट पोर्ट होती हैं, जैसे HTTP है तो 80 पोर्ट बाय डिफॉल्ट लगता है। ये जो दिख रहा है आपको ऊपर URL, ठीक है, अगर इसको कोई पोर्ट नहीं लगा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्ट नहीं लगा है, इसका मतलब 80 पोर्ट लगाओ। सर ये HTTPS है ना, तो 443 पोर्ट लगेगा। चलो पोर्ट में नहीं जाते फिर। हाँ, टेस्ट की बन गया, दूसरा आईपी बन गया अपने पास। इसमें मैं क्या हूं, किसी से लॉगिन नहीं हूं, LS मारूंगा। ठीक है, ये क्या है, K1 की है, करूंगा इसको कनेक्ट में SSH root @ ये। अब इसको मुझे की देना पड़ेगा। ठीक है, की देने के लिए क्या, आई लिखो, -i क्या है, ऑप्शन है SSH कमांड का। उसके बाद स्पेस मार के पाथ लिखना है K1 का। एंटर मारा, फिंगरप्रिंट के लिए पूछा, मैंने बोला यस, हो गया कनेक्ट, फटाक से कनेक्ट हो गया, कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये दूसरा मशीन है। ठीक है, इसको क्लियर करूंगा, LS मारूंगा, सिर्फ स्नैप का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये वो वाला मशीन नहीं है जो यहाँ जो कहाँ चल रहा है, वो आईपी पे चल रहा है ना, दूसरी यहाँ चल रहा है वो। ये रहा मेरा गिट बेस में चल रहा है। ठीक है, ये पासवर्ड वाला था, ये है की वाला। अब यहाँ पे क्या चीज है, इस मशीन को जब भी एक्सेस करना हो, जिस भी सिस्टम से एक्सेस करना हो, वहां पे की प्राइवेट की फाइल होनी जरूरी है, वरना नहीं एक्सेस कर पाओगे। एक बार आपने मशीन बना ली की वाली, उसको पासवर्ड वाला बना सकते हैं, पासवर्ड वाली बना ली की वाला बना सकते हैं, दोनों को पैरेलल रख सकते हैं।
लेकिन एडवाइस यही है कि हमेशा की वाली मशीन बनाओ, वो ज्यादा सिक्योर रहती है। ओके, चलो भाई, एलएस मार देते हैं। ठीक है, ये दूसरी मशीन है, ये दूसरी मशीन है। अभी क्या किया हमने, दूसरी मशीन एंटर कर दी, इसमें मैंने लॉग आउट कर दिया कंट्रोल डी से, फिर से इसको एंटर करूंगा, सीधा कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा कनेक्ट, क्योंकि की वाला काम काज है पूरा। ओके, चलो इसको मैं कंट्रोल सी फिर से मार देता हूँ, ठीक है ना। और ये पूरा ना मेरा टर्मिनल है, उसको भी मार देता हूँ कंट्रोल सी। मैं दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ, सेम कमांड लगाता हूँ, एंटर मारूंगा, एरर आएगी। क्यों एरर आई है, क्योंकि ना K1 एक्सेसिबल नहीं है, K1 नॉट फाउंड है। K1 कहाँ पड़ी थी, K1 VPS नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी थी। और वो भी कहाँ है, होम डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में अंदर। अभी मैं होम डायरेक्टरी में हूँ इसलिए कनेक्ट कर पाऊंगा, दूसरी किसी डायरेक्टरी में होता तो फाइल का पाथ बदल जाता। ठीक है, अगर ये एब्सोल्यूट पाथ है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि इसको मैं लिखूं home/hyper2, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट पाथ बन गया, किसी भी डायरेक्टरी में जाके इसको मैं करूंगा ये चलेगा। चलो भाई, दूसरी मशीन बन चुकी है, हमें यहाँ पे पाइथन की एप्लीकेशन रन करनी है। तो पहले मैं करूंगा sudo apt अपडेट, क्योंकि मुझे पाइथन इंस्टॉल करना होगा यहाँ पे। और पाइथन कौन सा इंस्टॉल करूंगा मैं, पाइथन 3 वाला। और पाइथन 3 फ्लास्क की एप्लीकेशन मुझे रन करनी है। ठीक है, फ्लास्क की एप्लीकेशन रन करने के लिए ये क्विक स्टार्ट जो ट्यूटोरियल है उसको मैं देखूंगा। चलो भाई, क्या हुआ, अपडेट हो गया। अब मैं लिखूंगा sudo apt install python 3, ठीक है। पाइथन 3 इंस्टॉल ऑलरेडी आया है। अब पाइथन 3 पिप, मुझे पीआईपी चाहिए, पाइथन में पीआईपी होता है, ठीक है ना। पीआईपी का पैकेज कौन सा है, पाइथन पिप, पाइथन 3 पिप, क्योंकि मुझे पाइथन 3 वाला पीआईपी चाहिए, पिप एनपीएम की तरह होता है वो पाइथन के लिए। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। पहले ऐसा कुछ बनाना होता है, वर्चुअल ईएनवी वगैरह इंस्टॉल हो जाने देते हैं पिप को पहले। ओके, ये फिर से उसको टैब मार के एंटर मार देंगे। बेसिकली वो ये बता रहा था आपने नया एक पैकेज इंस्टॉल किया है, आपकी कुछ सर्विस रिस्टार्ट होंगी, अपने को हाँ बोलना था। pwd हो गया, mkdir py cd py ls, ठीक है। अब यहाँ से हम कमांड लगाना चालू कर देंगे। पाइथन 3 vmv वाला जो कमांड है वो लगा दिया हमने। आई थिंक ये कमांड चलेगा नहीं मेरा। बैश vnv एक्टिव नो सच फाइल डायरेक्टरी, ठीक है कोई नहीं, ये कमांड चलता नहीं है। फिर इसके बाद पाइथन फ्लास्क करना है इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, फ्लास्क इंस्टॉल होने के बाद ये जो फाइल है, ठीक है, ये देखो मेरे पास लोकल में भी पड़ी हुई है। इसको मैं ये पाइथन के फोल्डर में जाऊंगा ना, ls, ठीक है। इसको मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना होता है, पिप इज रनिंग एज अ रूट, ये वाला प्रॉब्लम है, कोई नहीं, क्लियर मार देंगे इसको। ओके, ये वी वाला जो रन होने वाला प्रोग्राम है, इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, प्रोग्राम को ls मारूंगा, vim app.py लिख दूंगा, एंटर मार दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको कर दिया WQ, ls मारा, app.py पड़ा हुआ है मेरे पास। और ये फ्लास्क वाली कमांड कहाँ गई, मेरी कमांड फ्लास्क वाली, ये रही, ठीक है। ये फ्लास्क वाली कमांड रन करते ही एप्लीकेशन रन हो जानी चाहिए, ठीक है। फ्लास्क रन हेल्प क्या बोलता है, यूसेज फ्लास्क रन कुड नॉट इंपोर्ट हेल्प, उसके पास हेलो नाम का कमांड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ना फाइल का नाम क्या रखा है, ऐप रखा है, app.py रन। अभी देखो ये रन हो गया 5000 पे, ठीक है। तो इसका पब्लिक आईपी उठाएंगे, टेस्ट 2 है, टेस्ट 2 का पब्लिक आईपी उठाया, लगाया 5000, और ये नहीं रन दिख रहा है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है भाई, डू नॉट यूज इट इन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट सर्वर, ठीक है, नहीं यूज करेंगे प्रोडक्शन में। यहाँ पे क्या दिक्कत है, डीबग मोड ऑफ है, ठीक है। 5000 पे चीजें चल रही है ना, कि नहीं चल रही,
अच्छा, ऐप डॉट पी वाई नहीं, ऐप डॉट रन 5,000 पे चल रहा है और मैं लोकल उस पे देखता हूँ 5,000 पे, तो चलता रहता है। ठीक है, इसी चीज को मैं इस यहाँ से अगर एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे नहीं एक्सेस होता है। ठीक है, इसको मुझे रन करने के लिए ना एक स्पेशल चीज करनी पड़ती होगी। आप ये रहा देखो, ये रहा, इसको होस्ट 000 देना है। जब मैं ऐसा दूंगा तब ये मेरा रन होगा। ठीक है, अब देखो कहाँ गए, वापस आ जाते हैं यहाँ पे नहीं, हाँ अपने कमांड में पाइथन वाले में। ठीक है, देखो इसको ना रन करने से पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, होस्ट 000। ये क्यों देना है मुझे, इसका मतलब होता है कि ना कोई भी पीसी से ये एक्सेस हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ना, कोई स्पेसिफिक आईपी लिख दूं कि भाई 127.0.0.1, ठीक है, तो सिर्फ ये आईपी वाला पीसी, इस नेटवर्क में ये आईपी वाला पीसी ही इसको एक्सेस कर पाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये ऐसा होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट अपने पीसी से ही अपना वेब एप्लीकेशन रन कर पाऊंगा। लेकिन जब आप होस्ट को 0.0.0.0 से बाइंड करते हैं, इसका मतलब किसी भी पीसी से एक्सेस हो पाएगा। ये बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ ऐसा करना पड़ता है। वेब एप्लीकेशन के साथ आपको होस्ट को 0.0 कॉन्फ़िगर करना होगा, तभी आप पब्लिकली इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अभी मेरा पाइथन का ऐप पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो मैंने दूसरा अचीवमेंट कर लिया, पाइथन का एप्लीकेशन एक और ड्रॉपलेट पे चला दिया। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है कि भाई क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा, pm2 चलाना पड़ेगा। और pm2 इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, npm चाहिए। तो मैं इंस्टॉल मारूंगा npm, या फिर pm2 ना सीधा सीधा इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा मुझे कहीं पे, इंस्टॉल उबंटू यूजिंग apt। apt से pm2 अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये देखो ना, आप सर्च करोगे ना तो मेनली PM2 के रिलेटेड है, कुछ भी जो क्लाउड वाली चीजें हैं ना उसके रिलेटेड डिजिटल ओशन की पोस्ट मिलेगी, या तो पर्टिकुलर क्लाउड वालों की पोस्ट मिल जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, ये देखो SSH करके कनेक्ट करने का है, फिर यूजर मोड वगैरह कर रहे हैं ये लोग। और PM2 ये गिट मिला, ठीक है, गिट के बाद ये नोड करेंगे, नोड के बाद PM2 इंस्टॉल करना है, वो तो नहीं करना फिलहाल हमें। डायरेक्टली PM2 इंस्टॉल करने का तरीका है कोई, एनवीएम है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पिछली बार हमने क्या किया था, नोड जेएस इंस्टॉल किया था, कैसे, एपीटी का यूज करके। ठीक है, इस बार नोड जेएस इंस्टॉल करने का इजी तरीका, ठीक है, क्या है, एनवीएम इंस्टॉल उबंटू। ये विंडोज में भी अवेलेबल है एनवीएम। ठीक है, एनवीएम से क्या होता है, सिंगल कमांड लिखो, हो जाएगा तुम्हारा नोड एप्लीकेशन इंस्टॉल। ये सी यूआरएल लिखना है अपने को सर्वर पे। ठीक है, ऐसी कमांड जब भी रन करो ना तो थोड़ा ध्यान रखना कि ऑथेंटिक हो, क्योंकि यहाँ पे लोचे हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इंस्टॉल डॉट एस एच में, वो आप अपने मशीन में अलाउ कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे किसी हैकर ने कोई अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसको भी आप रन कर दोगे फिर। ऐसी कमांड कभी भी रन करने से पहले ध्यान रखना है। फिलहाल हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मैंने कहीं से भी उठा के कर ली, लेकिन आपको कहाँ पे उठाना है, इसका जो एनवीएम है ना, ये रहा देखो गिटहब, वहां से उठा के करना है, ये ऑथेंटिक होगा। ठीक है, गिटहब वाले देंगे, ये रहा, क्योंकि हमारे केस में दोनों सेम ही होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन ऑथेंटिक जगह से कमांड उठा के रन करनी है, वरना अगर हैकर बीच में आ गया, खामखा आपके लाइव सर्वर जो जहाँ पे क्लाइंट की एप्लीकेशन चल रही है उसमें लोचा हो जाएगा। और हमेशा वीपीएस पे कोई भी चीज रन कर रहे हैं, बैकअप की रखें चीजें। ठीक है ना, बैकअप करना है हर चीज का, आपके डेटाबेस का बैकअप होना चाहिए, आपके जो सोर्स कोड है उसका बैकअप होना चाहिए। कोई भी वीपीएस बुलेट प्रूफ नहीं होती है। वीपीएस क्या, कोई भी सॉफ्टवेयर बुलेट प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितनी सिक्योरिटी प्रैक्टिस करते हैं। इजी या हार्ड हो सकता है हैकर के लिए चीजों को एक्सेस करना, नॉर्मली तो ये नहीं होता है। ठीक है ना, आपकी एप्लीकेशन अगर छोटी है तो ये होगा ही नहीं।
अभी PM2 पे आ जाते हैं वापस। PM2 LS, सॉरी PM2 आया नहीं है। क्या आया है अभी? नोड डैश वी नहीं आया, अभी NVM आया, NVM डैश वी। ठीक है, कहाँ गया? NVM भी नहीं आया यार। NVM के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ दिया है इन लोगों ने, क्लोज एंड रीओपन योर टर्मिनल टू स्टार्ट यूजिंग NVM। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से लॉग इन करूंगा तो NVM अवेलेबल होगा। NVM डैश वी अवेलेबल है फिर। ठीक है, अब मुझे नोड इंस्टॉल करना है NVM का यूज करके। ये सबसे इजी तरीका है। NVM इंस्टॉल 14, तो ये क्या करेगा? नोड जेएस का 14 वर्जन इंस्टॉल करेगा। 18 बोलो तो 18 करेगा। मैं 14 को ही प्रेफर करता हूँ आजकल। फ्यूचर में ये 16 होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि भाई नोड वर्जन जितना पुराना हो ना, उतना ज्यादा मेच्योर होता है। बहुत लेटेस्ट वर्जन पे नहीं जाना होता अपने को। अभी मैं नोड डैश वी करूंगा तो 14 दिख रहा है, एनपीएम डैश वी करूंगा तो 6 दिखेगा। ठीक है, नोड एनपीएम इंस्टॉल हो गए, इजी वे। वो एपीटी वाला वे है, थोड़ा लंबा भी है, और उसमें आपको वर्जन जो मिलेंगे ना नॉर्मली पुराने मिलेंगे। ठीक है, चलो सी से जाते हैं सीडी। सीडी क्या करना है? अभी तो हमें और भी एक चीज कमांड रन करनी है, npm i डैश जी pm2। pm2 भी तो इंस्टॉल करेंगे ना, तभी तो रन होगा वो। आ जाओ भैया, आ जाओ pm2 आ जाओ। ठीक है, ये PM2 है। PM2 चीजों को बैकग्राउंड में रन करते रह सकता है। जो PHP की चीजें होती है ना, उसमें क्या होता है? अपाचे होता है। अपाचे ऑलरेडी बैकग्राउंड में रन होता रहता है। ls cd py ls ls PM2 ls। ठीक है, PM2 स्टार्ट, और कौन सी अपनी एप्लीकेशन थी? f.py। मेरे ख्याल से ये कर नहीं देगा स्टार्ट विथ Python 3। ठीक है, अभी देखो ये PM2 के साथ ऐसे नहीं चला। हमें जाना है सीधा फ्लास्क वाले इस पे जाना है, इसी को पूछना है भी कैसे करूं मैं PM2 का यूज। ठीक है, यहाँ तो गूगल पे सर्च करना है फ्लास्क विथ PM2, आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल। यहाँ पे क्या बनाया इसने? VENV नहीं बनाया है क्या? देखो इसने कुछ अलग फ्लास्क बनाया हुआ है। हाँ, वर्चुअल ENV बनाया है, लेकिन ये पिप वाला है। कोई नहीं, पिप इंस्टॉल फ्लास्क किया है, और फ्लास्क fcd ASCP। कोई नहीं, ठीक है। कहाँ पे अपना काम चालू होता है? फ्लास्क ऐप। ठीक है यार, कहाँ पे जाके रन करना है इसको, ये तो बताओ। ये पुराना वर्जन होगा फ्लास्क का। पाइथन फ्लास्क ऐप विथ PM2 अनेबल टू स्टार्ट PM2 यूजिंग फ्लास्क है। फ्लास्क ऐप इक्वल टू hello py PM2 रन PM2 स्टार्ट फ्लास्क रन। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, PM2 स्टार्ट, और यहाँ पे कमांड लगाना है, तो कमांड में क्या लगाएंगे? फ्लास्क, है ना। फ्लास्क के बाद क्या लिखते थे हम? ऐप ना। ऐप कौन सी है? अपने ऐप का नाम था ऐप, और रन लिखना था। अभी हमने इसको रन कर दिया है, ls मारेंगे, PM2 लॉग मारेंगे, एप्लीकेशन चल चुकी है। 5000 पोर्ट पे अभी भी नहीं आया, क्योंकि एक चीज हम करना भूल गए हैं। क्या करना भूल गए हैं? वो 000 लगाना। ठीक है, होस्ट या बाइंडिंग क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या था ऑप्शन का? ये वाला आर्ग्यूमेंट, होस्ट वाला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये अपना पूरा कमांड ये बनता है। इसको कर लेते हैं कॉपी, क्लियर करते हैं, PM2 LS करते हैं। PM2 पे रन हो रहा है, उसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, रिमूव ही करना पड़ेगा। तो PM2 स्टॉप लिखूंगा, और यहाँ पे ID डाल देना है 0। तो अब मेरी एप्लीकेशन स्टॉप हो गई है। ठीक है, लेकिन मुझे ये कमांड को मॉडिफाई करना है, तो मैं सीधा एक काम कर दूंगा, PM2 डिलीट 0। मेरी एप्लीकेशन ही डिलीट हो गई। PM2 स्टार्ट फिर से कर दूंगा मैं, और इस बार सही कमांड लिखूंगा। स्टार्ट कर दिया, PM2 लॉग चल गया, इसने बोला भाई इस वाले IP पे अवेलेबल है। रिफ्रेश मारूंगा, मेरा एप्लीकेशन अवेलेबल हो गया। ओके, चलो भाई, बहुत अच्छा काम किया। PM2 यहाँ पे भी चल रहा है, ये एप्लीकेशन चल रहा है। PM2 यहाँ पे भी चल रहा है, ये एप्लीकेशन चल रहा है।
अब इसको डोमेन पे कैसे लगाना है, या फिर आप अपने डोमेन से कैसे इसको यूज कर सकते हैं, फिर SSH मतलब जो HTTPS है वो कैसे लगाएंगे, वो सब आने वाले ट्यूटोरियल में आएंगे। ओके, चलो अभी इसको क्लियर मार देते हैं। अपनी दूसरी मशीन चल रही है कहाँ पे, वे मेरे विंडोज वाले यहाँ पे, इसको भी मार देते हैं लॉग आउट। ठीक है, दोनों मशीन से लॉग आउट हो गया हूं मैं, कर देता हूं क्लोज। चलो भाई, अब इसके बाद क्या बच जाता है, हमें एक PHP एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी है, PHP को भी एक डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब देखो PHP ना नॉर्मली जैसे लोग यूज करते होंगे, वहां पे कमांड लाइन बीच में आता नहीं है। वहां पे एक जैम्प का या तो लैम्प का पैकेज होता है, लिनक्स में उसको लैम्प बोलते हैं, विंडोज में जैम्प होता है। ठीक है, तो आप जैम्प का नॉर्मली यूज करते हैं, वहां पे htdocs नाम का फोल्डर होता है, वहां से आप चीजें रन करते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे आपको AMP भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये यही है ना अपाचे वाला AMP, आई थिंक अपाचे का देखो जैम्प तो होता है एक। ठीक है, ये जो जैम्प होता है ना, ये आई थिंक सबसे पॉपुलर है, सबसे इजी यही है। ठीक है, तो हम जैम्प से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जैम्प विंडोज में कैसे रन होता है, तो विंडोज का डाउनलोड करना होता है, एक सर्वर चालू हो जाता है। ठीक है, उसको लिनक्स में कैसे रन करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो लिनक्स के लिए पहले करो उसको डाउनलोड। हम्म ये जैम्प डाउनलोड हो रहा होगा। आ, एक मिनट। XAMPP डाउनलोड पहले जाते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे जाते हैं जैम्प के, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिनक्स वाली चीज चूज करेंगे और PHP का 8.0 वर्जन। ठीक है, कभी भी मैं लेटेस्ट वर्जन पे कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन पे बग्स आने के, बग्स नहीं मतलब वहां पे कुछ ना ब्रेकिंग हो सकता है। और मैंने जो PHP यूज किया हुआ है वो 7 के टाइम पे यूज किया हुआ है, बहुत लेटेस्ट PHP यूज भी नहीं किया हुआ है मैंने। चलो यार, ये मैंने इंस्टॉल नहीं करना था, मैंने इसको सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि ये URL मिले मुझे। ठीक है, ये जो URL है वहां से हम जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, जैम्प डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने किसी एक मशीन पे लॉगिन हो जाऊंगा। ये मेरा पाइथन वाला जो मशीन था वो है, क्लियर कर दूंगा, और एक कमांड होती है wget। ठीक है, उसको URL दे दो तो वो URL को डाउनलोड, मतलब URL जो भी फाइल पड़ी है उसको वो करता है डाउनलोड। तो मैं wget करके किया डाउनलोड, ये देखो पूरी फाइल डाउनलोड कर दी इसने। ls करूंगा, मेरे पास फाइल मिली है। ठीक है, ls, एक और कमांड होती है ll, कहीं कहीं पे अवेलेबल होती है, वो LSAL का शॉर्टकट है, सब में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं पे मिलेगी। तो देखो ये मेरे को मिल गया, जैम्प इंस्टॉलर है पूरा। ठीक है, इस इंस्टॉलर को अगर मैं रन करूंगा तो मेरे जो लिनक्स मशीन है उसमें जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो इसको रन करने के लिए क्या करना है मुझे, ./XAMPP ऐसा लिखना है, पूरा फाइल का नाम लिखना है। लेकिन यहाँ पे कैच है थोड़ा सा, आप लिनक्स पे वही फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हो। LL करूंगा ना मैं, तो मैं यहाँ पे देखूंगा ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये हैं परमिशंस के। ठीक है, पहला पॉइंट है ये दिखाता है ये डायरेक्टरी है या फाइल है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स है वो दिखाते हैं परमिशंस। हम्म इसमें क्या क्या होता है, जो पहले 3 परमिशन है ना, रीड राइट या तो एग्जीक्यूट, 3 टाइप की परमिशन होती हैं। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट 3 टाइप की परमिशन होती हैं, और वो 3 अलग अलग लोगों को दी जाती हैं। ओके, पहली चीज ओनर, जिसने फाइल को बनाया, वो कौन है, यहां जो दिखता है वो। दूसरी चीज ग्रुप, ओनर जिस ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, या तो फाइल जिस ग्रुप का पार्ट है, बाय डिफॉल्ट वो उसी ग्रुप का पार्ट होती है जिस ग्रुप का पार्ट ओनर है। तीसरी चीज पब्लिक, है ना। तो यहां पे देखेंगे ना, तो ओनर को रीड की एक्सेस है, राइट की एक्सेस है, लेकिन एग्जीक्यूट की एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है वो दिखाएगा कि भाई ओनर को क्या क्या एक्सेस है या किसी को क्या क्या एक्सेस है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में फिलहाल तो नहीं ले सकता, लंबा हो जाएगा, बट मेनली मान लो इसको 3 3 टुकड़ों में बांट लो। इसको और थोड़ा जूम कर देता हूं, पहले 3 टुकड़े, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को एक्स बोलते हैं। ठीक है,
ये देखो यहाँ एक्स है, इसको एग्जीक्यूट की परमिशन है, मेनली डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट की परमिशन होती है, ठीक है। अभी मुझे इसको परमिशन अगर देनी है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की, तो मैं क्या करूंगा, सी एच मोड करूंगा 777 और फाइल का नाम एक्स से लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंटर मार दूंगा, फिर से एल एल करूंगा। अभी इसके पास सारी परमिशन अवेलेबल है। किसी को सारी परमिशन देनी है, सी एच मोड, ठीक है, 777 और फाइल का नाम लिख दो। ठीक है ना, फिलहाल इतना काफी है, ठीक है। चलो, इसको ये करने से क्या मिला मुझे, इसको ये करने से अब मैं डॉट स्लैश करूंगा, एक्स लिखूंगा तो ऑटो कंप्लीट मेरा काम कर लेगा, क्योंकि अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। और मैं इसको करूंगा रन, एंटर मार के रन करूंगा, डॉट रन फाइल का पूरे का नाम था, ठीक है। ये पूछ रहा है मुझे, पहले तो बता रहा है कि भाई सैम्प का सेटअप विजार्ड है, ये कुछ चीजें इंस्टॉल करेगा, क्या है, जैम्प की कोर फाइल्स को इंस्टॉल करेगा, और आपको डेवलपर फाइल्स इंस्टॉल करनी है कि नहीं करनी, नो बोल दो, जरूरत नहीं है। फिर क्या बोलेगा, इज द सिलेक्शन अबो इज करेक्ट, यस यस मैंने सब सही सिलेक्शन किया है। फिर बोलेगा कि भाई जैम्प ना एंटर मरेगा, इंस्टॉल होगा ओपीटी लैम्प की डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा, मैं बोलूंगा एंटर कर दो इंस्टॉल, सेटअप इज नाउ रेडी, हाँ आगे बढ़ो, ठीक है। और ये कर रहा है इंस्टॉलेशन। जैम्प का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेता है। अब जैम्प के सिवा हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपाचे अलग से यूज किया, माई एसक्यूएल अलग से यूज किया, अलग अलग से उसको इंस्टॉल करके फिर इंटीग्रेट करना हो सकता है, लेकिन ये इजियर तरीका है, ठीक है। अगर आपको चीजों को अलग अलग इंस्टॉल करना आता है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट पे मेरे ख्याल से आप ये पैकेज ही रन करते होंगे जैम्प वाले, या तो वैम्प होता है ना, AMPP-S होता है। अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं, इंस्टॉल होने के बाद ये htdocs की डायरेक्टरी बना देगा, एक पर्टिकुलर पाथ पे बनाएगा, वो पाथ मैं आपको बता दूंगा, और वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी PHP फाइल बना के उसको रन कर सकते हैं, ठीक है ना। PHP में तो प्रोग्राम कुछ हार्ड होता ही नहीं है इतना, यहाँ पे एक्सप्रेस में इतना लिखना पड़ा, पाइथन में इतना लिखना पड़ा, PHP में कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि PHP का सेटअप ही ऐसा है। ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, इसको एलएस करेंगे, हम क्लियर मार देंगे, ठीक है। अभी देखो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे अगर विंडोज से आ रहे हो तो कुछ नहीं लगेंगी। आपको ये तो पता होगा कि भाई जैम्प को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है तभी लोकल होस्ट चलता है। तो पहले मारेंगे एलएस, ठीक है। अब जैम्प को स्टार्ट करना या तो बंद करना या तो क्या हो रहा है जैम्प का, वो चेक करने का तरीका क्या होगा, कमांड लाइन, क्योंकि हम पूरे कमांड इंटरफेस पे, एक फाइल है जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी है, रूट पे जाओ, ओपीटी के अंदर ये इंस्टॉल हुआ था ना ओपीटी, उसके अंदर लैंप नाम का फोल्डर इंस्टॉल हुआ था, उसके अंदर लैंप नाम की फाइल है, ओके। लैंप नाम के फोल्डर के अंदर लैंप नाम की फाइल है, वो आपको एग्जीक्यूट करनी है। उसमें अलग अलग कमांड मिलेंगे, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट अपाचे, स्टार्ट माई एसक्यूएल, स्टार्ट एफटीपी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा स्टेटस, तो मुझे क्या मिलेगा, अपाचे इज रनिंग, माई एसक्यूएल इज नॉट रनिंग, एफटीपी इज नॉट रनिंग। तो मैं पहले कर दूंगा भाई स्टॉप, इसको मैं सीधा स्टॉप लिखूंगा, सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। इसको मैं लिखूंगा स्टार्ट, सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। एलएस करूंगा, ये क्या बोलता है, कुछ चीजें गलत हो गई है यहाँ पे, ये देखो स्टार्टिंग, लेकिन नेट स्टेट का प्रॉब्लम है, एक कमांड इसको चाहिए जो नहीं फाउंड हुई है, ठीक है। ये कभी कभार मतलब उबंटू में ये कमांड नहीं बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुई है, उबंटू के पुराने वर्जन में आती थी, नए वर्जन में नहीं आती है, तो हमें इसको ना एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। sudo apt इंस्टॉल नेटवर्क, नेट टूल्स होगा शायद उसका नाम, नेट टूल्स, ठीक है। ये कमांड है जहां पे वो जो नेट स्टेट वाली कमांड है अवेलेबल थी, इसको मैं इंस्टॉल मार दूंगा, फिर वो जो अपना नेटवर्क सर्विस है अपाचे का, अपाचे जो रन होना है वो सही से हो जाएगा। एलएस, फिर से कहाँ जाना है मेरे को, ये देखो, ये लैम्प स्टार्ट, अपाचे ऑलरेडी चल रहा है, तो रीस्टार्ट करूंगा, चीजें हो जाएगी रीस्टार्ट, पहले स्टॉप होगी फिर स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मेरे को इतना पता है कि भाई अपाचे चल रहा है, और लोकल होस्ट की ना 80 पोर्ट पे ही चलता है हमेशा अपाचे। ये मेरा पब्लिक आईपी है इसका,
मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, मेरे को 5000 वाला चाहिए ना। ये टेस्ट 2 पे मैंने इंस्टॉल किया है अपाचे। तो अगर मैं टेक्स्ट 2 को सीधा 80 पोर्ट पे चलाऊं, अपाचे मिलना चाहिए मुझे, मिल गया। 80 देखो मैंने पोर्ट लिखा था, फिर भी इसने क्या किया, हटा दिया। और जैम्प के साथ ये डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशन आती है। हम्म ठीक है, अब मैं मारूंगा ls। अब मुझे PHP की एप्लीकेशन पे कहाँ इंस्टॉल करनी है, कहाँ रन करनी है, उसका एक डायरेक्टरी जो है वो कौन सा है, रूट में वेर में जाना है, और वहां पे मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। आपको लैम्प के फोल्डर में ही सब कुछ मिलेगा। ठीक है, cd opt लैम्प, इसके अंदर htdocs है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी चीजें। अभी करंटली देखेंगे तो देखो डैशबोर्ड का फोल्डर है, उसके अंदर जो index.php है वो रन हो रही है। तो क्या करूंगा मैं, सीधा rf डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का फोल्डर ही उड़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो ये करंट PHP फाइल है उसको मैं करूंगा vim index.php। इसके अंदर क्या है, पूरा रीडायरेक्ट वाला काम काज है। इस पूरे चीज को मैं मार दूंगा डिलीट। ठीक है, इसको या तो मैं ऐसे करके डिलीट मार सकता हूँ एक एक करके, या फिर मैं सीधी पूरी फाइल को ही डिलीट मार दूं। इस विम से मैं हो जाऊं एग्जिट, WQ करके rm मार दूं index.php, और फिर से क्या करूं, vim index.php। अब मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ PHP को। PHP लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं भूल गया हूँ, आई थिंक ये लिखना होता है PHP, और बंद कैसे होता है ये, ऐसे। ठीक है, echo हेलो वर्ल्ड, और ये सेमी कॉलन, WQ कर दिया। इसको रिफ्रेश मारूंगा, नॉट फाउंड आएगा क्योंकि मैं डैशबोर्ड यहाँ पे URL सही नहीं है। और मेरा PHP वाला हेलो वर्ल्ड रन हो गया। उसके लिए कोई PM2 वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये लैम्प सर्वर पूरा कामकाज संभाल लेता है। ठीक है, और रही बात मेरे माय, क्या बोलेंगे इसको हम, PHP माय एडमिन की, मेरे ख्याल से उसको ना कॉन्फ़िगर करने का एक तरीका होता है। ये देखो, इस फाइल में जाके कॉन्फ़िगर करना होता है थोड़ा सा, उसके बाद PHP माय एडमिन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको हम सीधा पब्लिकली अवेलेबल नहीं रखते हैं। नॉर्मली जब हम लोकल होस्ट पे चला रहे होते हैं ना, तो PHP माय एडमिन को हम लोकल होस्ट पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी नेटवर्क पे एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे भी सेम ही चीज है। ठीक है, लेकिन हमने PHP के एप्लीकेशन रन करना सीख लिया। अब PHP का आपका पूरा htdocs यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप रख के अपनी PHP की एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ठीक है, PHP देखा जाए तो वैसे cPanel भी इजी पड़ता है, आपको FTP से ट्रांसफर करना है, लेकिन PHP यहाँ से भी रन होता है। जरूरी नहीं है आपके पास अपाचे हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है PHP सिर्फ अपाचे से रन होता हो। PHP की एक कमांड होती है, उससे भी सर्वर बनता है सिमिलर टू ये वाला। हम्म लेकिन वो सब डिटेल में मुझे जाना भी नहीं है, ज्यादा मुझे पता भी नहीं है। बट हमने फिलहाल क्या किया, 3 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया, एक पाइथन की, एक PHP की, एक नोड की। आप जो भी डेवलपर हो, अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, रन करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो तीनों एप्लीकेशन दे दी गई है ना, मतलब आप अगर मान लो पाइथन डेवलपर नहीं हो, तब भी ट्राई करना है। इससे आपकी मशीन की क्लैरिटी बढ़ेगी। आप पाइथन डेवलपर नहीं हो, आपको कभी पाइथन भले ही इंस्टॉल ना करना पड़ता हो, लेकिन आपको मशीन पे जाके ये इंस्टॉल करके डिप्लॉय करके देखना है ना। अभी देखो इस मशीन का ना क्या अच्छी बात है ना VPS की, ये मेरा मशीन है, यहाँ पे मैं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे लोकल मशीन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लोकल मशीन जैसा था वैसा था। मेरे लोकल मशीन पे पाइथन ना हो या तो लैंप नहीं है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके लैंप की एप्लीकेशन को टेस्ट कर लिया। ठीक है, हाँ तो भाई आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। पूरे लेक्चर को हम समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हम्म? सबसे पहले हमने सीखा VPS के बारे में, VPS क्या होता है। फिर हमने नेटवर्क सीखा, थोड़ा सा इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, IP एड्रेस होते हैं जो सबको मिलते हैं। SSH हमने देखा, कमांड क्या होती है, VPS को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। और डिजिटल ओशन में हमने VPS बनाते कैसे हैं वो सीखा। ठीक है, VPS बनाना है, VPS को पब्लिक IP मिलती है, पब्लिक IP का यूज करके, SSH का यूज करके VPS को कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज से VPS को कैसे कनेक्ट करना है हमने वो भी सीखा।
वहां पे सेम ही बेस में SSH ही लगाना है, कुछ अलग चीज है नहीं। SSH कनेक्ट करने के बाद आपको ये सोचना है कि आपकी मशीन बदल चुकी है। जैसे आप एनीडस कनेक्ट करने के बाद ये सोचते हो ना कि ये दूसरी मशीन है, वैसे ही SSH करने के बाद भी आपको यही सोचना है कि ये दूसरी मशीन है। ठीक है, चलो भाई, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया है, बहुत लंबा बनेगा ये वाला वीडियो, लेकिन ये जरूरी था। ठीक है, आपको SSH कनेक्ट करना आना ही चाहिए। उसके बाद देखो, मतलब जो अपना टाइम टेबल बना था ना, उसमें तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो गिट के ऊपर होने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको पोर्ट और HTTPS ये सब पहले समझा दो, नेटवर्क के बारे में थोड़ी चीजें, ताकि एक कंटिन्यूएशन बना रहे, है ना, वरना बीच में थोड़ा ड्रॉप आएगा। हम गिट के बारे में सीखेंगे, फिर से नेटवर्क के बारे में आना है, इससे अच्छा एक कंटिन्यूएशन बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेटवर्क के बारे में हम रख देंगे, देखते हैं अभी। ठीक है, चलो, आपको पता है आपको क्या करना है। आज के लेक्चर में जो जो चीजें बताई गई हैं उसको करना है प्रैक्टिस, कमांड टू कमांड प्रैक्टिस करनी है। और आप मेरे ख्याल से इन तीनों में से कोई एक डेवलपर हो गई ही, और अगर आप इनमें से कोई एक डेवलपर नहीं हो, जावा डेवलपर हो या तो .NET डेवलपर हो, तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा आपको जावा जो प्रोग्राम है आपका वो रन कैसे करते हैं। ठीक है, कमांड लाइन से कैसे रन करेंगे, अगर ये आ गया आपको तो मशीन पे आप रन कर पाओगे। ट्यूटोरियल मिल जाएंगे बहुत सारे, अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो आपको वो ट्यूटोरियल समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी ज्यादा। जो दिक्कत वाले पार्ट थे वो यही है कि भाई वो SSH का यूज करेंगे मशीन को रन करने के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको मशीन मिल जाती है, फिर उस मशीन पे आप जावा इंस्टॉल करोगे, जावा इंस्टॉल करने के बाद जावा से कमांड रन करोगे, कंपाइल करोगे प्रोग्राम को, फिर रन करोगे। ठीक है, एक्लिप्स आईडी ही नहीं मिलेगा वहां पे, या तो कोई और आईडी ही नहीं मिलेगा कि आप क्लिक कर दो और रन हो जाए। कमांड थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। .NET डेवलपर हो, अगर आप .NET फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो जो कि सिर्फ विंडोज में चलता है, फिर तो इस मशीन पे कर ही नहीं सकते रन। अगर .NET कोर है तो उसको भी मशीन पे रन करने के जो कमांड्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर नहीं सकता मैं, मेरे को जो जितना थोड़ा बहुत मतलब आता है, जो प्रोग्रामिंग मैं जानता हूँ अच्छे से वो कर सकता हूँ मैं। .NET कोर है तो उसमें MS बिल्ड आता है पूरा पैकेज, तो MS बिल्ड से आप अपनी बाइनरीज को बिल्ड करके सर्वर पे बाइनरीज कॉपी करनी होती हैं, फिर उसको सर्वर पे रन कर पाओगे। और जो मतलब विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट होते हैं या तो जावा के प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो सिंपल नहीं होते हैं, एक फाइल में रन नहीं होते ना, उसको पूरा सेटअप लगता है, उसको पूरा कंपाइलेशन होता है, फिर तब जाके रन होते हैं वो। जबकि ये जो PHP या नोड है वो सिंगल फाइल से रन हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाले एग्जांपल्स किए हैं।